कॉलेज एप्लीकेशन भरने के आखिरी मिनट में मैं कंप्यूटर के सामने बैठता हूं और हुआ यूनिवर्सिटी की जगह पेइंग यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देता हूं, जिस पर जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूं तभी वो गरीब स्टूडेंट जिसे मैं स्पॉन्सर करता हूं शिन्हो ग्रुप चैट में मैसेज भेजता है। आवाज़म मैंने अपने स्कोर्स चेक किए, मैं डेफिनेटली हुआ यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो रहा हूं। अब मैं रुआन और विनर के साथ फिर से क्लासमेट्स बन पाऊंगा। होप तुम लोग मुझे गाइड करोगे। जिस पर लू रुयन तुरंत रिप्लाई करती है, जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर डब विनर भी कहती है, मी टू। स्कूल के पहले दिन पूरे कैंपस को पता चल जाएगा कि तुम्हें हमारा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यह सुनकर मैं डेस्कटॉप पर लगी हमारी तीनों की ग्रुप फोटो को देखता हूँ, जहां हम हुआ यूनिवर्सिटी के गेट के सामने खड़े होते हैं। उस फोटो पर लिखा होता है, गुस शियाओयू, लू रुआन, लिन वैन टुगेदर गोइंग टू हुआ यूनिवर्सिटी। इतने समय बाद भी उस पर बने बोल्ड स्ट्रोक्स बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे थे, जिस पर बिना किसी हेसिटेशन के मैं ग्रेजुएशन पोस्टर को फाड़कर सीधे ट्रैश कैन में फेंक देता हूँ। फिर मैं ग्रुप चैट में लू रुआन को रिप्लाई करता हूँ, लिन जुआन, इस बार मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊंगा। रिप्लाई करने के बाद मैं तुरंत घर के मेन डोर का पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। फिर घर में मौजूद उनसे जुड़ी हर चीज हटानी शुरू कर देता हूँ। शेल्फ पर रखे ऑर्नामेंट्स और डॉलर्स को बॉक्स में भरना शुरू करता हूँ, जिस पर देखते ही देखते पूरा एक बड़ा बॉक्स भर जाता है। इसके बाद जब मैं वो बॉक्स नीचे ट्रैश में फेंकने जाता हूँ, तभी सामने से लू रुआन और लिन जुआन पार्टी से वापस आते दिखाई देते हैं, जिस पर उनकी नजर तुरंत ट्रैश कैन में पड़े उन ऑर्नामेंट्स पर चली जाती है। उन दोनों के चेहरे इंस्टेंटली बदल जाते हैं और वो जल्दी से मेरी तरफ भागते हैं। फिर लू रुआन मेरा हाथ कसकर पकड़ लेता है, तुम हमारे दिए हुए गिफ्ट्स क्यों फेंक रही हो? गू जियाओयू, ये सिर्फ छोटी सी बात है। अगर तुम नाराज भी हो तो क्या चीजें फेंकना जरूरी था? क्या तुम्हें इतना दूर जाने की जरूरत थी? जिस पर मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ कि मैंने सिर्फ उनकी चीजें फेंकी हैं और ये लोग अभी से टूटने लगे हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने सीक्रेटली अपनी कॉलेज एप्लीकेशन ही बदल दी है सिर्फ इन्हें हमेशा के लिए छोड़ने के लिए, तब तो ये सच में पागल हो जाएंगे। फिर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ, बस ये सारी चीजें मोल्दी हो गई थी इसलिए फेंक रही हूँ। जिस पर वो दोनों थोड़ा रुक जाते हैं, तुम सच में नाराज नहीं हो? नहीं, वैसे भी फ्यूचर में हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, फिर मैं क्यों नाराज होंगी? यह सुनकर लिनुआन तुरंत राहत की सांस लेती है। वहीं लू रुआन का टेंस एक्सप्रेशन भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अगर चीजें खराब हो गई थीं तो फेंक देना सही है, बाद में हम तुम्हें नई चीजें खरीद देंगे। जिस पर मैं कुछ नहीं कहता, बस हल्का सा हम करके मुड़ जाता हूँ और बिना इमोशन दिखाए वहां से चला जाता हूँ। लेकिन मेरी बैग को देखते हुए भी लिनुआन नोटिस कर लेती है कि कुछ तो गलत है। उसे साफ समझ आ जाता है कि मैं कुछ और बोल रही हूँ और कुछ और मतलब निकाल रही हूँ। जिस पर वो इरिटेट होकर अपने बालों में हाथ फेरती है और लू रिन की तरफ हेल्पलेस नजरों से देखती है। क्या हमें जाकर उसे मनाना चाहिए? फिर लिन वैन एक कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो रुक जाती है। वैसे भी स्कूल के पहले दिन उसे चॉइस करनी ही पड़ेगी। अगर वो तब भी नाराज रही तो हम उसे शिनहोयू वाली बात एक्सप्लेन कर देंगे। जिस पर लू रुआन भी सिर हिलाता है और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। इसके बाद लगातार कई दिनों तक लू रुआन और बाकी लोग मुझसे मिलने नहीं आते, लेकिन शून हा के लगातार सोशल मीडिया पोस्ट से मुझे पता चलता रहता है कि वो लोग शिनहोयू की ग्रेजुएशन बकेट लिस्ट पूरी करवाने में लगे हुए हैं। वो अम्यूजमेंट पार्क जहां वो कभी नहीं गया, वो क्यूरियस प्लानिटेरियम और वो ग्रेट वॉल जिसे सिर्फ ट्रीज के ऊपर से देखा जा सकता था। वो लोग शिन्हाओ को ये सब एक्सपीरियंस करवाते रहते हैं, जिस पर मैं एक एक पोस्ट स्क्रॉल करके देखता हूँ, यहाँ तक कि कैजुअली लाइक भी कर देता हूँ। फिर इसी दौरान मुझे पीकिंग यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है। अभी अभी मेरा एक्सेप्टेंस लेटर आया है, जिस पर उसी समय लू रुइन और बाकी लोग मेरे घर के डोर पर आ जाते हैं। गू शाओयू, हमारे एक्सेप्टेंस लेटर्स आ गए, तुम्हारा भी आया क्या? चलो साथ में जाकर लेते हैं। लेकिन मैं सीधा जवाब देता हूँ, जरूरत नहीं, मेरा ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। ये कहकर मैं दरवाजा बंद करने ही वाला होता हूँ कि तभी लू रुआन जल्दी से डोर पकड़ लेता है। रुको, मैंने प्राइवेट रूम बुक किया है, चलो कुछ खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। फिर दूसरा भी बोल पड़ता है, हाँ हाँ, साथ में खाना खाते हैं, उसके बाद स्कूल सप्लाईज भी खरीद लेंगे। लेकिन मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं होता, मैं नहीं जाना चाहती। जिस पर वो लोग दरवाजे से हटते ही नहीं और मुझे डोर बंद भी नहीं करने देते। आखिरकार मजबूर होकर मुझे हाँ कहना पड़ता है। इसके बाद मैं उनके साथ हॉटपॉट रेस्टोरेंट पहुंचती हूँ। स्पाइसी स्मेल पूरी हवा में फैली हुई होती है, जिस पर मैं सबकॉन्शियसली अपनी नोज रब करने लगता हूँ। मेरी आंखें हल्की रेड हो जाती हैं। वहीं शिन्हा पहले से ही पॉट में फूड डाल रहा होता है। तुम लोग आखिर आ ही गए, पॉट तो कब का बॉयल हो चुका है, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। जिस पर शिन्हा को देखते ही मैं सबकॉन्शियसली फ्राउन कर देता हूँ। फिर लिनवान जल्दी से एक्सप्लेन करती है, ग्यू तुमने कहा था ना कि उसे भी सप्लाईज खरीदनी है, इसलिए हमने उसे साथ बुला लिया। वैसे भी हम सब क्लासमेट्स बनने वाले हैं तो हमने सोचा उसका भी ध्यान रख लेंगे। लेकिन अब मैं कोई एक्सप्लेनेशन सुनना ही नहीं चाहता था, मैं बस जल्दी खाना खत्म करके घर वापस जाना चाहता था। लेकिन टेबल पर रखा खाना मैं प्रॉपरली खा ही नहीं पाता। ब्राउन शुगर पॉट में जरूरत से ज्यादा चिली डली हुई होती है। शिन्हाओ मजे से खा रहा होता है, लेकिन बचपन से मेरी स्टमक प्रॉब्लम रही है, मैं स्पाइसी फूड बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाता। फिर भी मैं जबरदस्ती कुछ बाइट्स खाता हूँ, जिस पर मेरा स्टमक जलने लगता है। मैं वेटर को बुलाकर कुछ और डिश ऑर्डर करने लगता हूँ, लेकिन जैसे ही मेनू हाथ
हाथ में लेता हूँ, शिन्हा उसे तुरंत छीन लेता है। फिर वो जानबूझकर और ज्यादा स्पाइसी डिशेस ऐड कर देता है, जिस पर लू रुआन और बाकी लोग मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, जैसे उन्हें याद ही नहीं कि मैं स्पाइसी फूड नहीं खा सकता। अब मुझे साफ दिखाई देने लगता है कि शिन्हा ये सब जानबूझकर कर रहा है, लेकिन इस बार मैं पहले की तरह रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने कुछ कहा तो मेरे दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स फिर से शिन्हा का साइड लेकर मुझे ही ब्लेम करेंगे। इसलिए मैं बस क्वाइटली पानी पीता रहता हूँ और एक शब्द भी नहीं बोलता। इसके बाद जब हम मॉल जाकर स्कूल की चीजें खरीद रहे होते हैं, तब मैं विंटर सेक्शन से काफी हैवी क्लॉथ्स चूज करने लगता हूँ, जिस पर लू रियान हल्का सा फ्राउन करता है। हुआ यूनिवर्सिटी वाले शहर में तो हमेशा स्प्रिंग जैसा मौसम रहता है, तुम्हें ये हैवी क्लोथ्स खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कैजुअली जवाब देता हूँ, मुझे पता है ये क्लोथ्स ट्रैवल के लिए अच्छे लग रहे हैं, मैं पहन लूंगा। यह सुनकर लू रियान के लिप्स हल्के से मूव करते हैं, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आखिर में वो कुछ नहीं बोलता। फिर वापस आते वक्त कार में शिन्हा काफी देर हेजिटेट करने के बाद धीरे से वनर और लू रुआन की स्लीव्स पकड़ता है। क्या मैं वापस वहां ना जाऊं? जिस स्लम एरिया में मैं रहता हूं, वहां हाल ही में काफी अनसेफ माहौल हो गया है। हर बार वापस जाते हुए डर लगता है। यह कहते वक्त उसकी आंखों में प्लीडिंग लुक दिखाई देता है, जिस पर लिनवान तुरंत बोल पड़ती है, ऑन ऑफ कोर्स तुम मेरे घर रह सकते हो, वहां बहुत सारे रूम्स हैं, जो चाहो चूज कर लो। फिर दूसरा भी कहता है, तुम कुछ दिन मेरे यहाँ भी रह सकते हो, वहां बहुत सेफ है। ये सुनकर शिन्हा इंस्टेंटली स्माइल करने लगता है। थैंक यू गाइज, तुम लोग मेरे लिए इतने अच्छे हो, मैं पहले कभी इतने बड़े घर में नहीं रहा। जिस पर वो सीक्रेटली मेरी तरफ ग्लांस करता है, लेकिन मैं कार विंडो से बाहर देखते हुए पूरी तरह इंडिफरेंट बना रहता हूँ। मेरी नजरें बस बाहर के सीनरी पर टिकी रहती हैं। शिन्हा कहाँ रहता है, इससे मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह मुझे मेरे पेरेंट्स का कॉल आता है, शाओयू, क्या तुम श्योर हो कि तुम हुआ यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती? वैसे पीकिंग यूनिवर्सिटी बेहतर है, लेकिन तुमने रुइन और डब्ल्यूनर के साथ सेम स्कूल जाने का प्रॉमिस किया था ना? वो दोनों बचपन से तुम्हारे बिना एक घंटा भी नहीं रह पाती। अगर उन्हें मैं पता चला कि तुम स्कूल चेंज कर रही हो तो वो पागल हो जाएंगी। जिस पर मैं बिना इमोशन के जवाब देता हूँ, वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं पहले हुआ यूनिवर्सिटी सिर्फ प्रॉमिस की वजह से जाना चाहता था, लेकिन पीकिंग यूनिवर्सिटी में वो मेजर है जो मुझे ज्यादा पसंद है। ये मेरी जिंदगी है, मैं वही चूज करूंगा जो मुझे चाहिए। ये सुनकर मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स नहीं करते, बस थोड़ी कंसर्न भरी बातें कहते हैं। ठीक है, तब इस दौरान घर पर अपना ध्यान रखना, हमारा बिजनेस ट्रिप खत्म होते ही हम वापस आ जाएंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे। और हाँ, हमने तुम्हारे लिए ग्रेजुएशन गिफ्ट खरीदा है, जाकर कलेक्ट कर लेना। थैंक्स मॉम, थैंक्स डैड। जिस पर मैं स्माइल के साथ कॉल कट कर देता हूँ। फिर फोन खोलते ही देखता हूँ कि डिलीवरी कंपनी ने 10 मिनट पहले पिकअप रिमाइंडर भेजा था, पैकेज इज एट द डोर, प्लीज साइन। यह देखकर मैं जल्दी से उठकर डोर खोलने जाता हूँ, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं होता। जिस पर मैं कंफ्यूज होकर डिलीवरी गाय को कॉल करने ही वाला होता हूँ कि तभी शिन्हाओ अचानक लू रियुआन्स हाउस की तरफ से आता दिखाई देता है। उसके हाथ में कुछ होता है जिसे वो हवा में वेव कर रहा होता है। गुसियाओ, क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? जिस पर उसके हाथ में एक वायलिन दिखाई देता है। मैंने तुम्हारे डोर के पास एक पैकेज देखा तो मैंने तुम्हारे लिए ओपन कर दिया। क्या ये तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ से है? कितना ब्यूटीफुल वायलिन है, मुझे भी ऐसा वायलिन चाहिए, क्या तुम ये मुझे दे सकती हो? यह कहते हुए शिन्हा अपने हाथ में वायलिन को चमकती आंखों से टच करता रहता है, जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहता हो। जिस पर एक पल के लिए मुझे सच में लगता है कि शायद मैंने गलत सुना है। क्या किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि दूसरों की चीजें बिना परमिशन के ओपन नहीं करते? और अगर तुम्हें इतना पसंद है तो खुद जाकर खरीद क्यों नहीं लेते? यह सुनते ही शिन्हा की आंखें इंस्टेंटली रेड हो जाती हैं और वो सुबकने लगता है। तुम जानती हो ना, मेरे फैमिली कंडीशन में मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर भी तुम मुझे ऐसे इंसल्ट क्यों कर रही हो? लेकिन अब मेरे पास शिन्हा की एक्टिंग देखने का बिल्कुल मूड नहीं था। मैं उससे और बहस भी नहीं करना चाहता था। जिस पर मैं सीधे वायलिन वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन शिन्हाओ वायलिन को कसकर पकड़ लेता है, जैसे वो सच में उससे बहुत प्यार करता हो। वो उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है और छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। और आज तक मुझे समझ नहीं आता कि आखिर पहले हाथ किसने छोड़ा था। अगले ही सेकंड वो वायलिन अपनी शाइनी बॉडी के साथ नीचे गिरता है, धड़ाम, जिस पर उसकी परफेक्ट बॉडी पर एक बड़ा अगली क्रैक पड़ जाता है जो साफ दिखाई दे रहा होता है। यह देखकर आखिरकार मेरा गुस्सा फूट पड़ता है। तभी बाहर की आवाज सुनकर लू रुइन जल्दी से बाहर आता है। वहीं पास वाले घर से लिनुआन भी भागते हुए आ जाती है, जिस पर उनकी नजर तुरंत आंसुओं से भरे शिन्हा के चेहरे पर जाती है। क्या हुआ? अभी तो सब ठीक था ना? किसने तुम्हें बलि किया? जिस पर शिन्हा तुरंत बोल पड़ता है, गुस्सिया को ब्लेम मत करो, मैंने गलती से उसका नया वायलिन गिरा दिया। वो दुखी थी, इसलिए उसने अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। उसने मुझे पुश भी किया, लेकिन मैं नाराज नहीं हूँ। अगर इससे वो खुश हो जाए तो मैं कुछ भी सह सकता हूँ। मैं शिन्हा की हर बात साफ सुन पा रहा था, लेकिन जब वो सारी बातें एक साथ जुड़ती हैं तो मेरे दिमाग में सिर्फ 2 शब्द रह जाते हैं, बेहद बकवास। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से ब्लैक को फाइट बना देगा, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं पाता कि उससे पहले ही लिनुआन डार्क फेस के साथ मुझे डांटना शुरू कर देती है। गुस्याओ, अगर तुम्हें स्पॉइल्ड रिच किड की तरह टेंट्रम दिखाना है तो भी ऐसे नहीं करते। अभी तुरंत हाओयू से अपोलोजाइज करो। फिर लू रियुआन भी कोल्ड आवाज में बोलता है, गुआओ तुम सच में बहुत ज्यादा कर रही हो, अभी अपोलोजाइज करो। जिस पर गुस्से से मेरी टेम्पल्स दर्द करने लगती हैं। मैं मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता हूँ। लू रियुआन, लिन वैन, इस हॉलवे में सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, अगर सच देखना है तो फुटेज देख लो। यह सुनते ही शिन्हा घबरा जाता है और जोर से रोने लगता है। रियान,
वेर, गुसिया को ब्लेम मत करो, मैं सच में ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम लोग मेरे लिए ऐसे लड़ोगे तो फिर मैं गुसियाओ का दोस्त नहीं रह पाऊंगा। जिस पर लूरियान तुरंत टिश्यू निकालकर शिन्हा के टीयर्स वाइप करने लगता है, फिर धीरे से उसकी बैक पैट करता है। ठीक है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, रो मत। फिर वो मेरी तरफ देखकर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, देखो वो कैसे बिहेव कर रही है, और फिर देखो एच हाउ यू, कितना काम है, डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। यह कहने के बाद वो दोनों टीयर आइड शिन्हा को प्रोटेक्ट करते हुए वहां से बिना पीछे देखे चले जाते हैं, जिस पर मैं उनकी बैग्स को देखता रहता हूँ और मेरे चेस्ट में एक भारी दर्द उठने लगता है। इसके बाद 3 दिन बाद वो क्लास रियूनियन आता है जो पहले से प्लान्ड था। जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूँ, कई क्लासमेट्स क्यूरियस होकर मेरे पीछे देखने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल उनके फेसेस डिसअपॉइंटमेंट से भर जाते हैं। गुआओ, वो दोनों स्कूल फ्लावर्स कहाँ हैं? क्या वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहती, हर जगह तुम्हें फॉलो नहीं करती? फिर दूसरा क्लासमेट हंसते हुए बोलता है, सुना है तुम तीनों हुआ यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, फर्स्ट डे पर तुम्हें दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, तो डिसाइड किया कि गर्लफ्रेंड किसे बनाओगे? जिस पर कोई और हंसते हुए बोल पड़ता है, अरे गूस शियाओयू के पास अब कोई चॉइस बची भी है, लू रून और लिन वैन अब शिन्हा को ज्यादा पसंद करती हैं, फिर भी तुम लोग उससे पूछ रहे हो? यह सुनकर पूरा ग्रुप हंसने लगता है और मेरे रिएक्शन का इंतजार करने लगता है। उन्हें लगता है मैं गुस्सा करूंगा, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं बोलता, यहाँ तक कि उनकी तरफ देखता तक नहीं। जिस पर वो लोग समझ जाते हैं कि मैं उन्हें इग्नोर कर रहा हूँ, इसलिए और ज्यादा मॉक करने लगते हैं, लेकिन मैं फिर भी साइलेंट रहता हूँ। तभी अचानक प्राइवेट रूम का डोर खुलता है, जिस पर लू रियुयान और बाकी दोनों शिन्हा को प्रोटेक्ट करते हुए अंदर आते हैं। यह देखकर ग्रुप फिर मेरी तरफ देखकर हंसने लगता है। फिर क्लास प्रेसिडेंट जल्दी से माहौल संभालने की कोशिश करता है, सब लोग आ गए हैं तो चलो पार्टी शुरू करते हैं। इसके बाद पूरी पार्टी नॉइज और लाइवली बनी रहती है। वहीं लू रियुयान बड़े ध्यान से अपना कोट उतारकर शिन्हा के ऊपर डाल देता है, यहाँ बहुत ठंड है, प्रॉपर्ली कवर हो जाओ और कुछ फ्रूट्स खा लो। वो लोग पूरी तरह शिन्हाओं में बिजी रहते हैं, एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखते, जिस पर मैं कॉर्नर में क्वाइटली बैठकर फ्रूट खाता रहता हूँ। मेरे चेहरे पर सिर्फ इंडिफरेंस दिखाई दे रहा होता है। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि सब लोग ट्रूथ ऑन डेयर खेलेंगे। मेरा मन नहीं था, लेकिन सब लोग मुझे भी फोर्स करके गेम में शामिल कर लेते हैं। कुछ राउंड्स बाद में हार जाता हूँ। ऑलराइट, अब गुजियस अपनी सीक्रेट बताएगा, जिस पर मैं अंदर ही अंदर हल्का सा हंसता हूँ। मेरी नजर लियोंग और वाई पर जाती है और मैं कैजुअली बोलता हूँ, मेरा सीक्रेट ये है कि स्कूल के फर्स्ट डे पर मैं अपनी जिंदगी की 2 ऐसी चीजें फेंकने वाला हूँ जो बचपन से मेरे साथ थीं। यह सुनकर लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ये कोई सीक्रेट नहीं हुआ, चीजें फेंकना भी कोई सीक्रेट है क्या? चलो इस बार छोड़ देते हैं, लेकिन अगली बार बचने की कोशिश मत करना। जिस पर मैं सिर्फ सिर हिला देता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन कुछ नहीं करता। लेकिन बैड लक से अगला राउंड भी मैं ही हार जाता हूँ। यह देखकर कराओ के रूम में बैठे सारे लोग एक साथ शोर मचाने लगते हैं। गुसियाओ, इस बार तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, कुछ टफ पूछते हैं। फिर कोई जोर से पूछता है, लू रुइन और लिनुअन में से तुम गर्लफ्रेंड किसे चूज करोगे? यह सवाल सुनते ही रूम में बैठे लगभग सभी लोग आगे झुक जाते हैं, सिर्फ मेरा आंसर सुनने के लिए। जिस पर लू रुआन नर्वस होकर कई बार पानी पीने लगता है। वहीं लिनुआन की हालत भी अलग नहीं होती, उसके फिस्ट्स इतने टाइटली क्लेंच्ड होते हैं कि 1 सेकंड के लिए भी लूज नहीं पड़ते। यह देखकर मैं थोड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ, क्योंकि भले ही उनकी आंखें अब शिन्हा पर टिकी रहती हैं, फिर भी वो मेरे जवाब को लेकर नर्वस हैं। जिस पर मैं कोल्ड स्माइल के साथ बोलता हूँ, इन दोनों में से, लेकिन मैं सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाता कि तभी कोई शॉक में चिल्ला उठता है। सब लोग तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं। पता चलता है कि शिन्हा ने गलती से अपने ऊपर पानी गिरा लिया था, जिस पर उसका पूरा पैंट इंस्टेंटली भीग जाता है। यह देखकर दोनों लड़कियों के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। गेम वहीं फोर्सफुली इंटरप्ट हो जाता है और किसी का भी आगे खेलने का मूड नहीं बचता। फिर कुछ लोग बोलने लगते हैं, चलो अब निकलते हैं। लेकिन तभी किसी ने कहा, अरे अभी मत जाओ, टीचर ने बहुत सारे फायरवर्क्स खरीदे हैं, चलो सब रिवर बैंक चलते हैं और फायरवर्क्स छोड़कर अपनी नई जर्नी सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद पूरा ग्रुप एक्साइटमेंट के साथ रिवर बैंक पहुंचता है। चारों तरफ कलरफुल फायरवर्क्स डार्क स्काई में एक्सप्लोड हो रहे होते हैं। लगभग सभी लोग क्वाइटली विशेष मांग रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ शिन्हाओ जोर से चिल्लाकर बोलता है, मैं विश करता हूं कि रुइन और वनर की सारी विशेष पूरी हों। यह सुनकर हमेशा इंडिफरेंट रहने वाली लू रियुआन्स की आंखों में भी हल्की सॉफ्टनेस आ जाती है। वहीं लिनु की स्माइल और ज्यादा ब्राइट हो जाती है। फिर वो सॉफ्टली शिन्हा के बाल रफल करती है, तुम इतने सिली क्यों हो? कौन अपनी विशेष छोड़कर दूसरों के लिए विश करता है? जिस पर शिन्हा स्माइल करते हुए जवाब देता है, क्योंकि तुम लोग मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो। फिर लिनवैन भी धीरे से कहती है, तुम भी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो। यह देखकर मुझे बस हवा में फैली हुई वो सिकनिंग स्वीट वाइब फील होने लगती है। मैं अब उनके पास 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहता था, जिस पर मैं क्वाइटली वहां से हटकर एक कॉर्नर में चला जाता हूं और अकेले फायरवर्क्स देखने लगता हूं। तभी शिन्हा अचानक बोल पड़ता है, गुसियाओ शायद अनहैप्पी है, उसने एक भी फायरवर्क नहीं छोड़ा, चलो उसे चीयर अप करते हैं। मैं पिछली बात को लेकर नाराज नहीं हूं, तुम लोगों को भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यह सुनकर लू रियुआन्स की आंखें डार्क हो जाती हैं, वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वहीं लिन वैन भी मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है, जिस पर शिन्हा स्माइल करते हुए कहता है, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं ही उसे चीयर अप कर देता हूं, मैं उसे सरप्राइज दूंगा। यह कहकर वो क्वाइटली फायरवर्क्स उठाता है।
फिर धीरे धीरे मेरे पीछे आता है और चुपके से उन्हें लाइट कर देता है। अगले ही पल वो कैजुअली फायरवर्क्स मेरे सिर पर फेंक देता है, बूम, जिस पर फायरवर्क्स सीधे मेरे बॉडी पर एक्सप्लोड हो जाते हैं। यह देखकर सभी लोग शॉक में मेरी तरफ देखने लगते हैं। अगले ही पल उन्हें दिखाई देता है कि मेरे कपड़ों में आग लग चुकी है, जिस पर दोनों लड़कियों के हार्ट्स जोर से कांप उठते हैं और वो पागलों की तरह मेरी तरफ भागती हैं। इसके बाद जब गूस शियाओयू दोबारा आंखें खोलता है तो उसे सिर्फ सफेद सीलिंग दिखाई देती है। हवा में स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट स्मेल फैली हुई होती है। मैं हल्का सा मूव करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पूरा शरीर अनबेरेबल पेन से भर जाता है। तभी डॉक्टर जल्दी से बोलता है, मूव मत करो, तुम्हारे पूरे शरीर पर सीरियस बर्नस हैं। लकली तुम्हें सही समय पर यहाँ लाया गया। तुम्हारी स्किन ग्राफ्ट सर्जरी भी हुई है, इसलिए बॉडी पर स्कार्स नहीं बचेंगे, नहीं तो तुम्हारा ये प्रिटी फेस पूरी तरह रन हो जाता। यह सुनकर मुझे बेहोश होने से पहले की सारी बातें याद आने लगती हैं, जिस पर मेरे दिल में ठंडा सा दर्द उतर जाता है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन बॉडी के पेन की वजह से मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। फिर डॉक्टर अचानक याद करके बोलता है, ओह राइट, दो बहुत ब्यूटीफुल गर्ल्स तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई थीं। जब वो तुम्हें यहाँ लाई थीं तब तुम अनकॉन्शियस थे और वो दोनों पैनिक में थीं। तुम कई दिनों तक अनकॉन्शियस रहे। वो हर समय तुम्हारे पास बैठी रहीं। अभी मुश्किल से उन्हें जाकर रेस्ट करने के लिए कन्विंस किया गया है। क्या हमें उन्हें उठाकर बता देना चाहिए? तुम्हारे जागने की खबर सुनकर वो बहुत खुश हो जाएंगी। जिस पर मैं बिना हेजिटेशन के जवाब देता हूँ, नहीं, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। यह सुनकर नर्स हल्का सा सिर हिलाती है और मेडिसिन कार्ड को पुश करते हुए बाहर चली जाती है। लेकिन ज्यादा समय नहीं गुजरता कि तभी खबर सुनकर लू रुइन और लिन वुआन जल्दी जल्दी वापस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जो लोग हमेशा परफेक्टली नीट रहते थे, उनकी हालत अब बिल्कुल खराब दिखाई दे रही होती है। उनकी आंखें ब्लडशॉट थीं और कई दिनों से उन्होंने कपड़े तक चेंज नहीं किए थे। उनकी आंखों में साफ हार्ट चेक दिखाई दे रहा होता है, जिस पर जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ती है, उनकी आंखें हल्का कांपने लगती हैं। गुस्सियाओयू, तुम ठीक हो ना? फिर लू रियान गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, आई एम सॉरी, हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो जल्दी से एक स्टैक निकालकर मेरी तरफ बढ़ाता है। वो सारे हैंडराइटन अपॉलॉजी लेटर्स होते हैं। गुस्सियाओ, मुझे पता है तुम बहुत पेन में हो। इस बार शिन्हा गलत था, लेकिन उसका ऐसा करने का इंटेंशन नहीं था। तुम कई दिनों तक अनकॉन्शियस थी। वो पूरे समय गिल्ट में रहा है। वो लगातार सोच रहा था कि तुमसे कैसे अपोलोजाइज करे। बस इस बार उसे फॉरगिव कर दो। यह सुनते ही मेरी पैम्स बर्फ जैसी ठंडी पड़ जाती हैं। मैं घायल हूं, दर्द मैं सह रहा हूं, लेकिन गिल्ट उसे फील हो रहा है। क्या अब उसके गिल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है? जिस पर मैं कोल्ड आवाज में बोलता हूँ, उसे यहाँ लाओ। पहले वही दर्द उसे भी फील होने दो जो मैं कर रहा हूँ। फिर मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। अब मैं उनके फेसेस तक नहीं देखना चाहता था। यह देखकर लिनवान हल्का सा फ्राउन करती है और जितना हो सके उतनी सॉफ्ट आवाज में बोलती है, गोस्ट शाओयू, तुम्हें इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। हाओयू सच में बहुत गिल्टी फील कर रहा है। जिस पर मैं बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देता हूँ, अगर तुम्हें उसके लिए इतना बुरा लग रहा है तो उसके पास जाओ। मेरे हॉस्पिटल रूम में क्या कर रही हो? मेरी आंखों में सिर्फ इंडिफरेंस दिखाई दे रहा होता है, जैसे मैं हर किसी को खुद से दूर धकेल रहा हूँ। यह देखकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हेल्पलेस होकर साई करते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि अभी वो जो भी बोलेंगे मैं सुनने वाला नहीं हूँ। फिर लू रुआन धीरे से कहता है, गुआयू, हमने शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है। तुम्हारे बॉडी पर कोई स्कार नहीं रहेगा, तुम रिलैक्स कर सकती हो। और हमने लॉ फैमिली के बॉडीगार्ड्स भी यहाँ से छोड़ दिए हैं। अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो उनसे बोल देना, हम रोज तुम्हें देखने आएंगे। ये कहने के बाद वो दोनों कुछ सेकंड्स तक मुझे गहरी नजरों से देखते रहते हैं। फिर बेड पर आंखें बंद किए पड़े मुझे देखकर क्वाइटली वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मैं अपने लिप्स जोर से बाइट कर लेता हूँ और दर्द से भारी सांसें लेने लगता हूँ, क्योंकि मेरे जागने के बाद एनेस्थेटिक का इफेक्ट पूरी तरह खत्म हो चुका था। मेरा पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाकुओं से काट रहा हो। मैं इतने समय से ग्रीवेंस और पेन को जबरदस्ती सह रहा था। खुद को कमजोर दिखाने के लिए एक आवाज तक नहीं निकाली थी। लेकिन पता नहीं कितनी देर बाद अचानक मेरे पेरेंट्स जल्दी जल्दी रूम में आते हैं। शाओयू, बहुत दर्द हो रहा है, का सारा थदरा है क्या? यह सुनते ही मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता। इतने समय से रोके हुए टीयर्स आखिरकार बहने लगते हैं। बहुत दर्द हो रहा है। जिस पर मेरी मॉम मुझे कसकर हक कर लेती हैं। उनकी आंखों में साफ हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा होता है। वहीं डैड का चेहरा पूरी तरह डार्क पड़ जाता है और वो जोर से टेबल पर हाथ मारते हैं। हमने सच में घर में भेड़िया पाल लिया। शिंगा ने ये सब जानबूझकर किया है। आज से उसकी फंडिंग पूरी तरह बंद और हम हर पॉसिबल एविडेंस ढूंढेंगे ताकि उसे उसकी हरकतों की सजा दिला सकें। काफी देर बाद जाकर मेरी इमोशंस धीरे धीरे काम होती हैं, लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स को काम की वजह से वापस जाना पड़ता है। शाओयू, अपना ध्यान रखना और जल्दी रिकवर करना। मॉम और डैड को काम की वजह से जाना पड़ रहा है, लेकिन हम उस लड़के को बचने नहीं देंगे। वो लोग जल्दी में आए थे और जल्दी में ही चले भी जाते हैं, जिस पर हॉस्पिटल रूम फिर से खाली और शांत हो जाता है। लेकिन इस बार मैं पहले जितना सैड फील नहीं कर रहा था। मेरे दिल में हल्की वार्मथ महसूस हो रही थी। फिर मैं आंखें बंद करके धीरे धीरे सोने लगता हूँ कि तभी डोर पर नॉक सुनाई देता है। लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही हॉस्पिटल रूम का डोर खुल जाता है। इस बार सामने शिन्हा खड़ा होता है। उसकी आंखों से लगातार टीयर्स बह रहे होते हैं। गुआयू, आई एम सॉरी, क्या तुम मुझे फॉरगिव कर सकती हो?
मैं वो फैमिली की फंडिंग नहीं खो सकता, मैं जेल भी नहीं जा सकता, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। मैंने सच में ये जानबूझकर नहीं किया था, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। वो लगातार काउंटलेस बार अपोलोजाइज करता रहता है, लेकिन उसकी किसी भी बात में मुझे सिंसेरिटी का एक टुकड़ा तक फील नहीं होता। अगर हमने उसकी फंडिंग बंद ना की होती, अगर हम उसके खिलाफ एक्शन ना ले रहे होते, तो क्या वो यहाँ अपोलोजाइज करने आता? जिस पर मुझे उसका जवाब पहले से पता था। मैं उसे देखना तक नहीं चाहता था, इसलिए मैं सीधा नर्स कॉल बटन दबा देता हूँ। नर्स, मैं इस आदमी को नहीं जानता, ये मेरे रेस्ट को डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज इसे बाहर निकाल दीजिए। ये सुनते ही नर्स तुरंत अंदर आती है और शिन्हा को बाहर ले जाने लगती है, जिस पर शिन्हा की आंखों में पैनिक चमक उठता है। वो स्टंबल करते हुए बाहर जाता है और फिर भी लगातार प्लीड करता रहता है। तभी पीछे से दो फेमिलियर आवाजें सुनाई देती हैं, उसे टच मत करो, जिस पर लू रून और लिनवान जल्दी से शिन्हा को संभाल लेते हैं। तुम ठीक हो? वो सिर हिलाकर प्रेटेंड करता है कि सब ठीक है, लेकिन उसकी रेड रिम्ड आईज सब कुछ बता रही होती हैं। मैं ठीक हूँ, बस गुआयो मुझे नहीं देखना चाहती, शायद मुझे चले जाना चाहिए। वो ऐसा बोलता जरूर है, लेकिन अपनी जगह से 1 इंच तक मूव नहीं करता। यह देखकर दोनों उसका हाथ पकड़ते हैं और सीधे हॉस्पिटल रूम में वापस घुसाते हैं। गुस्याओ, हाउ सच में खुद को ब्लेम कर रहा है। स्पॉन्सरशिप कैंसिल करना अलग बात है, लेकिन लीगल एक्शन लेना बहुत ज्यादा हो रहा है। इस बार बस उसे फॉरगिव कर दो। फिर शिन्हा भी तुरंत बोल पड़ता है, वर्नर, तुम्हें मेरे लिए बोलने की जरूरत नहीं। भले ही मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, लेकिन अगर मेरी वजह से गोयू हर्ट ना होती तो उसे स्किन ग्राफ्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। उसने बहुत पेन सहा है, मुझे पता है वो मुझे आसानी से फॉरगिव नहीं करेगी। जिस पर मैं हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए उन दोनों को शिन्हाओ को बचाने के लिए लड़ते हुए देखता रहता हूँ। एक पल के लिए मुझे खुद पर ही डाउट होने लगता है, क्या मैं सच में इन दोनों लोगों को जानता हूँ? हम तीनों ने 10 साल से ज्यादा वक्त साथ बिताया था, लेकिन शिन्हाओ को आए सिर्फ 1 महीना हुआ था। फिर सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बदल गया? मेरे सामने खड़े वो तीनों अब भी बैक एंड फोर्थ आर्ग्यू कर रहे होते हैं, जिस पर मैं फाइनली कोल्ड आवाज में बोलता हूँ, मैं मोरल ब्लैकमेल एक्सेप्ट नहीं करता। मैं उसे फॉरगिव करूं या ना करूं, ये मेरा डिसीजन है। अब मुझे रेस्ट करना है, प्लीज बाहर जाइए। यह सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में साफ सरप्राइज दिखाई देता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना कोल्ड बिहेव करूंगा। वहीं शिन्हा फिर से रोने लगता है। उसकी आंखें रो रो कर पूरी स्वॉलन हो चुकी थीं, जिस पर लू रुआन हल्की ब्लश के साथ उसके टीयर्स वाइप करता है। इट्स ओके, रो मत, ये तुम्हारी गलती नहीं है। भले ही गो फैमिली तुम्हारी फंडिंग बंद कर दे, लेकिन हम अभी भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें ट्यूशन की चिंता करने की जरूरत नहीं, बाकी चीजों की भी टेंशन मत लो। हम तुम्हें इस सिचुएशन से निकालने का तरीका ढूंढ लेंगे। यह सुनकर मैं धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। मेरे लिप्स के किनारे पर मॉकिंग स्माइल उभर आती है, क्योंकि मुझे पहले से पता था अगर वो चाहें तो आसानी से शिन्हा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मेरे फॉरगिवनेस के लिए इतनी एक्टिंग क्यों? इसका मतलब ही क्या है? इसके बाद मैं काफी लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता हूँ। लू रुआन और बाकी लोग लगभग हर दिन मुझे देखने आते रहते हैं, लेकिन मैं हर बार उनसे मिलने से मना कर देता हूँ, जिस पर वो लोग रोज रूम के बाहर गिफ्ट्स छोड़ जाते हैं, उम्मीद करते हुए कि अंदर जाने वाला कोई उन्हें मुझे दे देगा। लेकिन मैं हर बार वो गिफ्ट्स ड्यूटी नर्सेस को दे देता हूँ, और आखिरकार डिस्चार्ज वाले दिन भी वो दोनों मुझे लेने हॉस्पिटल आ जाते हैं। गॉय अंकल और आंट अभी बिजनेस ट्रिप पर हैं, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। लेकिन मैं उनकी तरफ देखता तक नहीं, सीधे दूसरी डायरेक्शन में चलने लगता हूँ। यह देखकर लू रियोन्स का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। वो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लेता है। गुआओ, हमने काफी समय से शिन्हा से मुलाकात नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अनहैप्पी थी। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो ठीक है, लेकिन तुम हमसे भी इतना डिस्टेंट क्यों बिहेव कर रही हो? हमारे साथ भी इतनी कोल्ड क्यों हो? यह सुनकर मुझे हंसी आने लगती है। क्या सच में मैं उन्हें दूर धकेल रहा हूँ, या फिर वो लोग खुद मुझे स्टेप बाय स्टेप पुश करके अलग कर रहे हैं? जिस पर मैं बस हल्का सा हंस देता हूँ, कोई जवाब नहीं देता। तभी लिन वैन कार लेकर सामने आकर रास्ता ब्लॉक कर देती है। गूस याओयू, अगर तुम कार में नहीं बैठोगे तो हम यही रोड ब्लॉक करके खड़े रहेंगे, फिर पीछे की सारी कार्स फंस जाएंगी। कुछ ही देर में पीछे ट्रैफिक बढ़ने लगता है। मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचती और मुझे मजबूरी में लिनू की कार में बैठना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मैं कार में बैठता हूँ, वो दोनों फिर से मुझे अटेंशन देने लगते हैं। लिनुआन जल्दी से स्ट्रॉबेरी केक मेरी तरफ बढ़ाती है। देखो, तुम्हारा फेवरेट केक। इसे लेने के लिए मैं बहुत देर तक लाइन में खड़ी रही, लेकिन मैं सीधा जवाब देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे ये पसंद नहीं। फिर लुरुआन एक एक्सपेंसिव लुकिंग ऑर्नामेंट बॉक्स मेरी तरफ बढ़ाता है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें केक पसंद नहीं, ये फॉरेन मेडिकल प्रोफेसर की बनाई ऑर्नामेंट है, वन रिकवरी के लिए बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल की मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं उसे भी रिजेक्ट कर देता हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो दोनों मुझे खुश करने की कितनी भी कोशिश करते हैं, मैं हर चीज रिजेक्ट करता रहता हूँ। तभी अचानक मुझे सीट के गैप में कुछ फंसा हुआ फील होता है, जिस पर मैं उसे बाहर निकालता हूँ। वो एक फोल्डेड नोट होता है। उस नोट पर डेलिकेट हैंडराइटिंग में लिखा होता है, शिन्हस प्रिंसेस पैसेंजर सीट, जिस पर मैं खुद को रोक नहीं पाता और हल्का सा स्कॉफ कर देता हूँ। यह देखकर लिनुआन तुरंत नोट छीन लेती है और उसे छोटे छोटे पीसेस में फाड़ देती है। गुआयू, गलत मत समझना, पिछली गेम में हारने की पनिशमेंट मिली थी मुझे, इसलिए ये करना पड़ा। उसकी जल्दबाजी भरी मूवमेंट साफ बता रही थी कि वो डर रही है कहीं मैं मिसअंडरस्टैंड ना कर लूं। लेकिन मैं बस हल्का सा हंस देता हूँ, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह सुनते ही दोनों के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। कैसे नहीं है? क्या तुम वो
प्रॉमिस भूल गए जो तुमने हमसे किया था? स्कूल के पहले दिन तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना था। फिर दूसरा भी जल्दी से पूछता है, हाँ तो डिसाइड किया तुमने? जिस पर मैं उनकी तरफ देखकर कामली जवाब देता हूँ, मुझे लगता है यह सवाल तुम्हें शिनाहो से पूछना चाहिए। यह सुनते ही लू रुआन और लिन वैन दोनों के चेहरे इंस्टेंटली बदल जाते हैं। वो दोनों जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने लगते हैं। हाउ से क्यों पूछेंगे, हमारे उसके लिए वैसे फीलिंग्स नहीं है। गुस्सा, क्या तुम कुछ गलत समझ रहे हो? लेकिन अब मैं उनकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था, जिस पर मैं आंखें बंद कर लेता हूं और अपना सिर कार विंडो से टिका देता हूं, जैसे उनकी हर बात कंप्लीटली इग्नोर कर रहा हूं। उसके बाद पूरी राइड में लू रुआन और बाकी दोनों में से कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। वो बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते हैं। उन्हें सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि मैं बहुत बदल गया हूं, पहले से ज्यादा डिस्टेंट और इंडिफरेंट। वो एक्सप्लेन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करें। आखिर में वो खुद को बस यही कहकर कंफर्ट करते हैं, स्कूल शुरू होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं, मुझे टीचर का कॉल आता है। गुस्सियाओ, इस बार तुम्हारे एग्जाम रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आए हैं। तुम पूरे सिटी के टॉप स्कोरर बने हो। स्कूल चाहता है कि तुम वापस आकर जूनियर्स को स्पीच दो और अपने स्टडी टिप्स शेयर करो। ये सुनकर मैं कुछ सेकंड्स के लिए हेजिटेट करता हूं। अगर मैं स्पीच दूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन चेंज कर दी है। लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स बाद ही मैं एग्री कर देता हूं। वैसे भी सूनर और लेटर उन्हें यूनिवर्सिटी चेंज के बारे में पता चल ही जाना था। मैं अब तक बस अननेसेसरी ट्रबल अवॉइड करने के लिए इसे सीक्रेट रख रहा था। लेकिन जो हो चुका वो बदल नहीं सकता। उनके फ्री कॉल करने से भी कुछ चेंज नहीं होगा, और सिर्फ उनके रिएक्शन के डर से मैं खुद को पीछे नहीं रोक सकता। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह थी कि मैं सच में जूनियर्स के साथ अपने स्टडी टिप्स शेयर करना चाहता था, जिस पर अगले पूरे 3 दिन मैं उस स्पीच की प्रिपरेशन में लगा रहता हूं। लेकिन जिस दिन मुझे स्टेज पर जाना होता है, उसी समय लू रुइन और बाकी लोग मेरा रास्ता रोक लेते हैं। लिन वैन ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलना शुरू करती है, गुआ, इस बार तुम्हें स्टेज पर जाने की जरूरत नहीं है। चलो कहीं बाहर कुछ खाने चलते हैं, या जहां तुम जाना चाहो हम तुम्हें वहां ले चलेंगे। क्या कहती हो? फिर कुछ सेकंड साइलेंट रहने के बाद लू रुइन भी बोलता है, हाउ यू पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करना चाहता था, इसलिए मैंने डैड से बात करके उसे ये स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी दिला दी। लुफू फैमिली ने स्कूल की कुछ बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसलिए स्पीकर को लास्ट मोमेंट में चेंज करना उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। ये सुनते ही स्टेज से शिन्हा की क्लियर आवाज सुनाई देती है, जिस पर मैं ऊपर देखता हूं और स्टेज पर खड़े शिन्होयू को देखता हूं, जो मुझे ही देख रहा होता है। वहीं लू रुआन और बाकी लोग अंदर ही अंदर नर्वस होने लगते हैं। वो लोग बस मेरे एंग्री होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी देर तक वेट करने के बाद भी मेरे चेहरे पर कोई एंगर नहीं आता। मैंने रिएक्ट तक नहीं किया। उन्होंने मुझे संभालने के लिए जितनी काउंटर मेजर्स सोची थी, उनमें से एक भी काम नहीं आई, क्योंकि उनकी हर प्रिपरेशन बेकार हो चुकी थी। जिस पर मैं बस हल्का सा हंसता हूँ, बिना कुछ बोले मुड़ता हूँ और वहां से चला जाता हूँ। क्या अफसोस की बात है लू रुइन, लिन वैन, तुम लोगों ने ट्रुथ जानने का अपना आखिरी चांस भी खो दिया। इसके बाद आखिरकार स्कूल का पहला दिन आ जाता है। मेरे पेरेंट्स स्पेशली वापस आते हैं। शायू, तुम्हारा लगेज तैयार है ना? पेइंग यूनिवर्सिटी बीजिंग से इतनी दूर है, जो भी जरूरत की चीजें हों सब साथ ले जाना। फिर मॉम और डैड बार बार लगेज चेक करने लगते हैं। हम तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने चलेंगे, तुम इतनी दूर अकेले जा रहे हो, डैड को टेंशन हो रही है। जिस पर मैं स्माइल करते हुए जवाब देता हूँ, जरूरत नहीं, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। मॉम, डैड, आप लोग वर्क में बिजी रहते हो, मेरी चिंता मत करो। लेकिन मेरे ऐसा कहने के बावजूद भी उनके दिल में चिंता बनी रहती है। मॉम की आंखों में टीयर्स आ जाते हैं। तुम इतनी दूर अकेले जा रहे हो, हम चिंता कैसे ना करें? जिस पर मैं स्माइल करते हुए मॉम को हग कर लेता हूँ। मैं बस पढ़ने जा रहा हूँ, आप इतना क्यों रो रही हो बारी? अगर फ्यूचर में काम के लिए बाहर गया तब तो आप रो रो कर बेहोश ही हो जाओगी। यह सुनकर मॉम को अचानक कुछ याद आता है। वो जल्दी से बैग से एक स्लिप निकालती हैं। उस पेपर पर कुछ फोन नंबर्स लिखे होते हैं। शायू, असल में जब तुम छोटे थे तभी फैमिली ने तुम्हारी मैरिज अरेंज कर दी थी, लेकिन बचपन से लू रुइन और लिन वैन हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहती थीं। इसलिए हमने सोचा कि फ्यूचर में तुम उन्हीं दोनों में से किसी एक से शादी करोगे, इसलिए कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन अब लगता है वो दोनों तुम्हारे लिए सही नहीं है। वैसे वो लड़का भी पीकिंग यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है, उसी स्कूल में। अरेंज्ड मैरिज जैसी चीजें अब जरूरी नहीं रही, लेकिन अगर तुम दोनों की बन जाए तो ठीक, और अगर ना बने तो भी कोई बात नहीं। कम से कम वहां जरूरत पड़ने पर वो तुम्हारी मदद तो कर सकेगा। यह कहते हुए मॉम वो पेपर मेरी पाम पर रख देती हैं, जिस पर मैं उसे मना करने ही वाला होता हूँ कि तभी अचानक लू रुइन और लिन जुआन अंदर आ जाते हैं। आंटी अंकल, चिंता मत कीजिए, हम गुस्सियाओं का अच्छे से ख्याल रखेंगे। वो लोग पूरी तरह मिसअंडरस्टैंड कर चुके थे। उन्हें लगा मॉम और डैड उन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन रूम में मौजूद हर इंसान चुप रहता है, कोई भी ट्रुथ नहीं बताता। जिस पर मैं कामली वो नोट अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ। डोंट वरी, मैं समझ गया। यह सुनकर मॉम फिर से टीयर्स वाइप करती हैं। वहीं डैड की आंखें भी थोड़ी रेड हो जाती हैं, लेकिन लू रुआन और बाकी दोनों समझ ही नहीं पाते कि वो लोग इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं। आंटी अंकल, हुआ यूनिवर्सिटी तो इसी सिटी में है। भले ही गुस्सियाओ हॉस्टल में रहेगी, लेकिन वीकेंड्स पर घर वापस आ सकती है। अगर उसे होम सिक फील हुआ
तो हम उसे रोज वापस घर भी छोड़ सकते हैं। यह सुनकर मॉम और डैड एक दूसरे की तरफ देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। वहीं लू रियुयान और लिन जुआन को अब भी कुछ अनयूजुअल फील नहीं होता। वो जल्दी जल्दी मेरे रूम में जाते हैं और एक्साइटेड होकर मेरा सूटकेस उठाने लगते हैं, लेकिन अंदर जाते ही दोनों शॉक हो जाते हैं। अरे, हुआ यूनिवर्सिटी तो इसी सिटी में है ना, तुम इतनी सारी क्लोथ्स क्यों ले जा रहे हो? जिस पर मैं कोल्ड आवाज में जवाब देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? मेरे पास ज्यादा क्लोथ्स होना नॉर्मल है। यह सुनकर लिनवान जल्दी से मुस्कुराने लगती है। राइट राइट राइट, तुम जितने चाहो उतने क्लोथ्स खरीद सकती हो, रजिस्ट्रेशन के बाद मैं तुम्हें और शॉपिंग करवाऊंगी। लेकिन इस बार लू रुइन कुछ नहीं बोलता। वो क्वाइटली एक सूटकेस उठाता है। उसके यूजुअली कोल्ड चेहरे पर हल्की नर्वसनेस दिखाई दे रही होती है। गुआओ, मेरी कार में चलो, मैंने स्कूल में तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार किया है। लेकिन तभी लिनवान जल्दी से उसके हाथ से सूटकेस छीन लेती है। तुम मेरी कार में बैठोगे? मैंने भी सरप्राइज प्रिपेयर किया है। जिस पर दोनों मुझे लेफ्ट और राइट से खींचने लगते हैं। तभी अचानक किसी का फोन रिंग करने लगता है। रियान, वनर, यह शिन्हा की आवाज होती है। स्कूल आते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये सुनते ही दोनों के एक्सप्रेशंस इंस्टेंटली बदल जाते हैं। क्या तुम ठीक हो? कहाँ चोट लगी? हर्ट तो नहीं हुए? जिस पर फोन के दूसरी तरफ से वीक आवाज आती है। मैं ठीक हूँ, बस बहुत डर गया हूँ। यह सुनकर दोनों और ज्यादा एंग्जायस हो जाते हैं। वहीं रुको, बिल्कुल मत हिलना, हम अभी तुम्हारे पास आ रहे हैं, डरना मत। कॉल कट करने के बाद उन्हें याद आता है कि मैं अब भी वहीं खड़ा हूँ, लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही मैं उन्हें इंटरप्ट कर देता हूँ। तुम लोगों को मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद स्कूल चला जाऊंगा। यह सुनकर लू रियुयान कुछ बोलना चाहता है लेकिन खुद को रोक लेता है। आखिर में बस इतना कहता है, स्कूल पहुंचकर मुझे कॉल जरूर करना। फिर लिन वैन भी जल्दी से जोड़ती है, गुयो, तुमने कहा था ना कि स्कूल के फर्स्ट डे पर हम दोनों में से किसी एक को चूज करोगे, भूलना मत। जिस पर मैं बस उन्हें कोल्ड आइज से देखता रहता हूँ, ना सिर हिलाता हूँ ना जवाब देता हूँ। दोनों को कुछ अजीब फील होने लगता है। लेकिन तभी लिन वान का फोन फिर से रिंग करता है। इस बार दूसरी तरफ शिन्हा जोर जोर से रो रहा होता है। मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे डर लग रहा है। जिस पर दोनों के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन जाने से पहले भी वो मेरा लगेज मेरे फैमिली ड्राइवर की कार में रखवाना नहीं भूलते। लू रिन और लिन वैन हर कुछ स्टेप्स बाद याशा आजन पीछे मुड़कर मुझे देखते रहते हैं और बार बार कांटेक्ट करने को कहते रहते हैं, लेकिन मैं एक बार भी रिप्लाई नहीं करता। आखिरकार वो दोनों अपनी अपनी कार्स में बैठ जाते हैं और मैं भी क्वाइटली अपनी कार में बैठ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं सीट पर बैठता हूँ, मेरा फोन हल्का वाइब्रेट करता है। मैं उसे खोलता हूँ और देखता हूँ कि मैसेज शिन्हा का है। गुआ, अब तो साफ दिख गया ना, मेरे सिर्फ एक फोन कॉल पर वो दोनों तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ गए। इवन अगर तुम उनका बॉयफ्रेंड भी बन जाते तब भी वो तुम्हें छोड़ देते। अगर तुम फ्यूचर में भी मुझे पैसे देते रहो तो शायद मैं उनमें से एक तुम्हें दे दूं। यह पढ़कर मैं हल्का सा स्कॉफ करता हूँ और कुछ वर्ड्स टाइप करता हूँ। मुझे उन दोनों में से कोई नहीं चाहिए, तुम दोनों को अपने पास रख सकते हो। मैसेज सेंड करने के तुरंत बाद मैं शिन्हा को ब्लॉक कर देता हूँ। फिर लू रुइन और लिन वैन को भी ब्लॉक कर देता हूँ और आखिर में सिम कार्ड को बीच से तोड़कर बाहर फेंक देता हूँ। मैं अपने बैग से एक नया कार्ड निकालता हूँ, उसे स्विच करता हूँ और फिर कार की स्पीड बढ़ा देता हूँ, जिसके बाद कार बाकी दोनों से ऑपोजिट डायरेक्शन में एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगती है। मैं बाहर तेजी से गुजरते हुए सीनरी को देखता हूँ और हल्का सा स्माइल करता हूँ। इस बार मैं एक बिल्कुल नई लाइफ शुरू कर रहा हूँ। जिस पर जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है, मैं सोचता हूँ कि पास्ट की सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। मैं अपनी ब्रांड न्यू लाइफ शुरू कर रहा हूँ और मेरी इस नई लाइफ में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। इधर प्लेन अभी टेक ऑफ ही करता है और उसी समय लू रुआन और लिनवान अपने हाथों में फ्लावर्स लेकर हुआ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पर खड़ी होती हैं, जिसके साथ ही उनके चेहरे धीरे धीरे और डार्क होते जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक गिल्ड फैमिली की कार दिखाई नहीं देती है, जिस पर उनके दिलों में बेचैनी बढ़ती जाती है। किसी वजह से दोनों के अंदर अनइजीनेस फील होने लगती है और वो फीलिंग धीरे धीरे और स्ट्रांग होती जाती है। तभी उनके मन में एक थॉट आता है, क्या ऐसा तो नहीं कि मैं उनका कन्फेशन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता? फिर वो सोचती हैं कि शायद मैं स्कूल गेट तक आने के लिए कोई दूसरा रास्ता ले रहा हूँ। इसी बीच उनके पीछे पड़े काउंटलेस फ्लावर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का अटेंशन अट्रैक्ट करने लगते हैं, जिस पर कुछ बिजी बॉडी स्टूडेंट्स उनकी फोटोग्राफ्स लेकर स्कूल फोरम पर अपलोड कर देते हैं। हमारे स्कूल की न्यू ब्यूटीज पहले ही दिन इतना बड़ा सीन क्रिएट कर रही हैं। आखिर ये किससे लव कन्फेशन करने वाली हैं? कौन इतना लकी है? तुम जानते हो दोनों का स्टाइल कितना अलग है। एक बिल्कुल आलफ और डिटैच्ड है, जबकि दूसरी पैशनेट और फियरलेस है। क्या दोनों सेम लड़के को कन्फेशन देने वाली हैं? वो अभी भी स्कूल गेट पर खड़ी हैं, मैं भी जाकर देखता हूँ। जिस पर इस फोरम पोस्ट को देखने के बाद काउंटलेस लोग वहां देखने के लिए आने लगते हैं। धीरे धीरे वहां क्राउड और ज्यादा बढ़ने लगता है। आसपास खड़े लोग आपस में विस्पर करने लगते हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर कौन इतना लकी है जिसे दो इतनी गॉर्जियस गर्ल्स कन्फेशन देने वाली हैं। इधर लू रुआन बार बार एंग्जायस होकर अपने फोन को देखती है और रिपीटेडली मेरा नंबर डायल करती रहती है। उसने शायद काउंटलेस बार कॉल किया था, लेकिन मैं उसका कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता हूँ। जिस पर लिनवान का चेहरा ठंडर जैसा डार्क हो जाता है। वो अपना फोन कसकर पकड़ती है और कहती है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं उससे किसी भी तरह कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। यह सुनकर लिनवान लगभग अपना फोन क्रश करने लगती है। वहीं लू रुआन की आंखों में कोल्डनेस चमकती है, जो उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखाती है। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। फिर उनके मन में आता है कि शायद मेरे साथ कुछ हुआ है, जिसके बाद फ्लावर्स, डायमंड रिंग
और बाकी गिफ्ट्स को वो केयरलेस तरीके से साइड में फेंक देती हैं। लू रुआन बिना सेकंड थॉट के तुरंत घर की तरफ भागती है। वहीं लिनवान भी पूरे स्कूल में मुझे डेस्परेटली ढूंढने लगती है। इसके बाद वो फैमिली के डोर पर फिर से नॉक होता है। इस बार काफी देर बाद कोई डोर खोलता है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हाउसकीपर को देखकर लू रुआन कुछ पल के लिए स्पीचलेस हो जाती है। फिर वो फ्राउन करते हुए पूछती है, क्या गु शाओयू अभी घर पर है? जिस पर वो अंदर की तरफ ग्लांस करती है, लेकिन घर में ना मेरा लग्जरी होता है और ना ही मैं। हाउसकीपर कंफ्यूज्ड होकर कहता है, मिस लू, यंग मास्टर क्या आज सुबह आपके साथ नहीं गया था? फिर लू रुआन पूछती है, क्या अंकल और आंटी घर पर हैं? मुझे उनसे कुछ पूछना है। जिस पर हाउसकीपर जवाब देता है, मिस्टर और मिसेस गु तो आपके जाने के बाद बिजनेस ट्रिप पर निकल गए थे। आप चाहें तो उन्हें कॉल कर सकती हैं। यह कहकर वो धीरे से डोर बंद कर देता है। लू रुआन की आंखें गहरी हो जाती हैं और उसकी फिंगर्स फिस्ट्स में क्लेंच हो जाती हैं। फिर वो खुद से बड़बड़ाती है, काश मैं उससे फोन पर कांटेक्ट कर पाती। इसके बाद उसके मन में आता है, क्या शियाओयू हमसे इसलिए छिप रहा है क्योंकि वो हमारा कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता? मैंने शैन हा का मामला सॉल्व किया और जितनी जल्दी हो सका स्कूल पहुंची ताकि उसे सरप्राइजेस दे सकूं। लेकिन फिर भी मैं लेट हो गई। बस थोड़ा सा और जल्दी पहुंच जाती तो हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते थे। जिस पर लू रुआन डिसअपॉइंटेड होकर वापस स्कूल लौटती है। वहीं दूसरी तरफ लिन वैन की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। वो हर जगह लोगों से पूछती फिरती है कि क्या किसी ने मुझे देखा है, लेकिन पासिंग स्टूडेंट्स बस सिर हिलाकर कहते हैं, गर्ल्स, इस तरह ढूंढने से कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस जाकर पूछो या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस में चेक करो। उनसे स्कूल सिस्टम में नाम सर्च करवाओ, वो ज्यादा फास्ट रहेगा। थैंक यू। मैं कितनी डम्ब हूँ, मैं कितना स्टूपिड तरीका यूज कर रही थी उसे ढूंढने के लिए। यह सुनकर लिनवान तुरंत रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ भागती है। वहां वो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हैंडल करने वाले टीचर को ढूंढ लेती है। टीचर, मेरा बॉयफ्रेंड भी इस स्कूल का नया स्टूडेंट है, लेकिन मैं उससे कॉन्टैक्ट और नहीं कर पा रही हूँ। क्या आप प्लीज चेक कर सकते हैं कि उसने रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं? जिस पर टीचर काफी देर तक हेजिटेट करता है, लेकिन जैसे ही लिन वैन लाइब्रेरी डोनेट करने की बात करती है, टीचर तुरंत स्माइल करते हुए मान जाता है। फिर वो सिस्टम कई बार चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि गु शियाओयू नाम का कोई स्टूडेंट भी सिस्टम में नहीं होता है। टीचर स्क्रीन पर दिख रहे नाम की तरफ पॉइंट करते हुए बार बार कंफर्म करता है और अनसर्टेन आवाज में पूछता है, स्टूडेंट, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम गु शियाओयू ही है? कहीं तुमने गलत नाम तो नहीं बताया? हाँ, बिल्कुल सही है। मैं उसका नाम कैसे भूल सकती हूँ? अब टीचर की बारी पैनिक होने की होती है। वो तुरंत न्यू स्टूडेंट एडमिशन लिस्ट चेक करता है और उसे कई बार देखता है। लिन वॉन उसके साथ लिस्ट को रिपीटेडली चेक करती है, लेकिन आखिर में टीचर कंक्लूजन निकालते हुए कहता है, जिस शियाओयू की तुम बात कर रही हो वो हमारे स्कूल का स्टूडेंट ही नहीं है। इस साल हमने उस नाम के किसी स्टूडेंट को एडमिट नहीं किया। यहाँ तक कि पिछले सालों के रिकॉर्ड्स में भी उस नाम का कोई स्टूडेंट नहीं है। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। फिर वो सस्पिशियस होकर कहता है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे झूठ बोल रहा है? अगर वो सच में लाई कर रहा है तो तुम्हें तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। यह सुनते ही लिनवान को ऐसा फील होता है जैसे उस पर लाइटनिंग गिर गई हो। उसके दिमाग में थंडर की आवाज गूंजने लगती है। इसी समय लू रुआन भी खबर मिलते ही वहां पहुंचती है। उसके आसपास का ऑरा इतना कोल्ड और टेरिफाइंग होता है कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हर कोई उससे माइल्स दूर रहना चाहता है। फिर लू रुआन पूछती है, आखिर हुआ क्या है? जिस पर लिन वैन सिर हिलाते हुए उसे सारी बात बता देती है। शाओयू आखिर कहाँ चला गया? यह सुनकर दोनों के दिमाग में एक ही थॉट आता है, क्या वो हम दोनों को छोड़कर चला गया? लिनवान की आंखें हल्की रेड हो जाती हैं और उसका बॉडी थोड़ा डगमगाने लगता है। उसके लिए यह सब एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था। स्कूल आते वक्त उसने हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा था। उसने यहाँ तक सोचा कि शायद शाओयू जेलस होकर चाइल्डिश बिहेव कर रहा है, लेकिन उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो सच में चला जाएगा। कुछ पल के लिए दोनों यही सोचने लगती हैं, क्या हमने उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया? क्या इसी वजह से वो बिना कुछ कहे चला गया? लेकिन तभी अचानक एक लड़के की आवाज उनके थॉट्स इंटरप्ट करती है। हे ब्यूटीफुल लेडीज, स्कूल गेट पर एक लड़के ने आपके गिफ्ट्स और फ्लावर्स उठा लिए हैं। वो कह रहा है कि वो आपको जानता है। आप लोग जाकर देख लो, बाहर बारिश हो रही है, कहीं आपको कोल्ड ना लग जाए। यह सुनते ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। उनकी आंखों में सरप्राइज और एक्साइटमेंट साफ दिखाई देता है, जिसके साथ ही दोनों खुशी से ऑलमोस्ट पागल हो जाती हैं और तुरंत बाहर की तरफ दौड़ पड़ती हैं। क्या स्कूल गेट पर शाओयू है? दोनों के दिमाग में यही इम्पॉसिबल फैंटेसी चल रही होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम सेम स्कूल में नहीं हैं, बस शाओयू अभी भी हमारा कन्फेशन एक्सेप्ट करने को रेडी हो। जैसे जैसे स्कूल गेट के करीब पहुंचती हैं, लिनवान का हार्ट तेजी से धड़कने लगता है। वहीं लू रुआन भी बेहद नर्वस होती जाती है। लेकिन तभी स्कूल गेट पर फ्लावर्स के 2 बुके पकड़े लड़का पीछे मुड़ता है और उसे देखते ही दोनों स्टंडेड रह जाती हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिन्हा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शियाओयू कहाँ है? जिस पर शिन्हा पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ खड़ा होता है। वो अपने छोटे से बॉडी से रेन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसके आर्म्स में पकड़े फ्लावर्स गीले ना हो। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, रुआन वैनर, तुम लोग आखिर आ गई। मैं तुम्हारे गिफ्ट्स और फ्लावर्स गार्ड कर रहा था, लेकिन शाओयू अभी तक क्यों नहीं आया? मैं यहाँ काफी देर से वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर लू रुआन कोल्ड आवाज
आवाज में कहती है, तुम्हें ये गार्ड करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें पहले घर चले जाना चाहिए था, शाओयू अब नहीं आने वाला। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि चीजें इस तरह एंड होंगी। उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस एक पल में टूट चुकी थीं, इसलिए नेचुरली उनका मूड बेहद खराब था। अब उनमें शिन्हा को कंफर्ट करने का भी मूड नहीं बचा था। लेकिन शिन्हा हार मानने वाला नहीं होता है। वो गिफ्ट्स पकड़कर स्माइल करते हुए उन्हें चीयर अप करने की कोशिश करता है। रुआन वेनर, डिस्करेज्ड मत हो, शाओयू ने बस अभी तक अपना माइंड नहीं बनाया है, शायद थोड़ी देर बाद वो मान जाए। देखो तुम लोगों के गिफ्ट्स कितने अमेजिंग हैं, मेरे जैसा लड़का तो इन्हें देखकर खुश हो जाएगा, शाओयू को भी ये जरूर पसंद आएंगे। लेकिन दोनों उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती हैं। जो लड़कियां पहले शिन्हा को ओवर प्रोटेक्ट करती थीं, वही अब उसे बारिश में भीगता हुआ इग्नोर कर रही थीं, क्योंकि वो दोनों अच्छी तरह समझती थीं कि शाओयू क्या कहना चाहता है। उसके एक्शन साफ दिखा रहे थे कि वो उनसे दूर जाना चाहता है और उनका रिजेक्शन कर चुका है। शाओयू ने अपना कॉलेज एप्लीकेशन बदल दिया था, लेकिन उन्हें बताया तक नहीं। इससे ज्यादा ऑब्वियस और क्या हो सकता था। उन्होंने सोचा था कि अगर वो शिन्हा के साथ ज्यादा क्लोज रहेंगी तो शाओयू जेलस होगा और उसके लिए कम्पीट करेगा और आखिर में उनका कन्फेशन एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों को ही रिजेक्ट कर देगा, जिस पर लू रुआन और लिन वान दोनों की आंखें डिसअपॉइंटमेंट से भर जाती हैं। तभी अचानक शिन्हा दोनों गिफ्ट बॉक्सेस खोल देता है। फिर वो वॉच और डायमंड रिंग खुद पहन लेता है। इसके बाद वो दोनों का हाथ पकड़ लेता है। रुआन वेनर, अगर शाओयू को ये पसंद नहीं है तो तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं। तुम दोनों इतनी अमेजिंग हो। शाओयू इसे देख नहीं पा रहा। क्या तुम अपने पास खड़े पर्सन को नहीं देख सकती? मैं भी काफी अच्छा हूं। शिन्हा बारिश की परवाह किए बिना भीगता रहता है और जोर से ये बातें कहता है, जिस पर पूरा कैंपस एकदम साइलेंट हो जाता है। यहाँ तक कि लू रुआन और लिन वैन भी शॉक में उसे देखने लगती हैं। फिर लिन वैन ऑकवर्ड तरीके से लिप्स ट्विच करते हुए जोक में कहती है, शिन्हा तुम मजाक कर रहे हो ना? स्टॉप इट। वो डायमंड रिंग उतारो, वो तुम्हारे पहनने के लिए नहीं है। वहीं लू रुआन की नजर शिन्हा के हाथों पर पड़ती है। उसकी गेज इतनी कोल्ड होती है जैसे वो उसके हाथ काट देना चाहती हो। किसने कहा तुम्हें इसे पहनने के लिए? उतारो इसे, ये तुम्हारे लिए नहीं है। यह कहकर वो अपने आइसी हाथों से शिन्हा का हाथ कसकर पकड़ती है और जबरदस्ती रिंग उतार देती है, जिस पर शिन्हा वहीं स्टनर्ड खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में इंस्टेंटली टीयर्स भर आते हैं। वो बेहद पिटिफुल तरीके से रोने लगता है और बार बार अपोलोजाइज करता है। आई एम सॉरी, मुझे पता है ये शाओयू का है, मैंने गलत समझ लिया, मैं बस ज्यादा सोचने लगा था। इसके बाद शिन्हा सेल्फ डिप्रिकेटिंग स्माइल देता है और रोते हुए वहां से चला जाता है। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जाता। फिर भी उसे पीछे से किसी के फुटस्टेप्स सुनाई नहीं देते, जिस पर इस बार वो पूरी तरह पैनिक हो जाता है। उसे हमेशा लगता था कि दोनों पूरी तरह उसके कंट्रोल में हैं, कि वो उससे इतना प्यार करती हैं कि खुद को रोक नहीं सकती। लेकिन अब सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा था? शाओयू तो उन्हें छोड़कर चला गया, कन्फेशन तक रिजेक्ट कर दिया, फिर भी वो दोनों उसी से इतना प्यार क्यों करती हैं? शिन्हा अकेला सिक्लूडेड लेक के पास खड़ा रह जाता है और कुछ देर के लिए खो जाता है। आज स्कूल का उसका पहला दिन था। वो गलती से रॉन्ग रास्ते पर चला गया था और अब वापस जाने का रास्ता भूल चुका था, जिस पर वो गुस्से में पास के ट्री को किक मारता है। क्या रास्ते भी मेरे लिए मुश्किलें क्रिएट करेंगे? लेकिन रेन की वजह से रास्ता स्लिपरी होता है और तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके बाद वो जोर से फिसलकर स्प्लिट्स कर बैठता है। उसकी केयरफुली प्रिपेयर्ड इमेज पूरी तरह रूइन हो जाती है, जिस पर शिन्हा गुस्से से ऑलमोस्ट रोने लगता है। वो जमीन पर पड़े हुए दर्द से ग्रिमेस करता है और काफी देर बाद मुश्किल से उठ पाता है। अब उसके दिल में रिजेंटमेंट भर चुका होता है। सब लोग शाओयू को इतना क्यों पसंद करते हैं? इतना सब होने के बाद भी वो लोग उसी से प्यार करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड, स्टेटस, मनी, लविंग पेरेंट्स, यहाँ तक कि मेरी अपनी सिस्टर भी जो मेरे साथ बड़ी हुई, उसके पास सब कुछ है। क्या वो मुझे थोड़ा सा भी नहीं दे सकती? थोड़ा सा ही सही। आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? जिस पर उसके दिल का रेजेंटमेंट और स्ट्रांग होता जाता है। वो गुस्से में ट्री ट्रंक पर जोर से पंच मारता है और उसके नकलस से ब्लड निकलने लगता है। इधर दूसरी तरफ किसी ने कहा, शाओयू के ग्रेड्स हमेशा बेस्ट थे, वो पेकिंग यूनिवर्सिटी गई है। जब स्कूल को एडमिशन नोटिस मिला था तब हमें भी थोड़ा स्ट्रेंज लगा था। आखिर उसने हुआदा में तुम दोनों के साथ रहने की बजाय वहां जाना क्यों चूज किया? लेकिन एडमिशन तो फाइनल हो चुका था। उस वक्त तुम लोगों ने पूछा ही नहीं। क्लास ग्रुप में एडमिशन लिस्ट भी पोस्ट हुई थी, तुम जाकर खुद देख लो। यह सुनते ही लिन वान तुरंत क्लास ग्रुप खोलती है और सीरियसली सर्च करने लगती है। इसके बाद लू रुआन थैंक्स बोलकर फोन कट करती है और सच में जैसे ही दोनों एडमिशन लिस्ट में शाओयू का नाम देखती हैं, वो स्टन्ड रह जाती हैं। पेकिंग यूनिवर्सिटी तो हजारों माइल्स दूर है, उसने वहां जाने का फैसला कैसे कर लिया? हमने तो एग्रीमेंट के हिसाब से हुआदा चूज किया था, फिर उसने अचानक इसे चेंज क्यों किया? इधर मैं अभी प्लेन से उतरता हूँ, तभी मुझे कोई मेरा नाम वाला साइन पकड़कर खड़ा दिखाई देता है। गुड शाओयू। मैं एक पल के लिए स्टन्ड रह जाता हूँ। तभी बिंबिंग आगे बढ़कर मेरे हाथ से सूटकेस लेता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मैं बाई निंगबिंग हूँ, तुम्हारा बिट्रोथ्ड। इसके बाद वो बी फैमिली के ड्राइवर को बाकी लगेज कार में रखने के लिए बुला लेता है। मैं बस ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसे मुझे ले जाने देता हूँ। जब तक मैं बीजिंग की कूल क्लाइमेट फील करता हूँ, तब तक मुझे थोड़ा सबकॉन्शियस शिविर होने लगता है। उधर दूसरी तरफ लू रुआन और बाकी लोग केयरफुली फैमिली एयरलूम वापस बॉक्स में रख देते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी शिन्हा को एक्सेप्ट करने का सोचा ही नहीं था। असल में वो बस उसे एक टूल की तरह यूज कर रहे थे ताकि शाओयू जेलस हो जाए। लेकिन अब शाओयू यहाँ नहीं था,
इसलिए उसके साथ अच्छा बिहेव करने की भी कोई जरूरत नहीं बची थी। और सबसे बड़ी बात, शाओयू ने उनमें से किसी को चूज भी नहीं किया था। जिस पर लू रुआन लिन वान की तरफ देखती है और उसकी आंखों में डिससैटिस्फैक्शन दिखाई देता है। अगर हमने उस टाइम वो स्टूपिड प्रॉमिस ना किया होता तो शायद आज तक शाओयू हमारा हो चुका होता। कम से कम आज हम ऐसे हेल्पलेस तो नहीं होते। हमें तो ये तक नहीं पता कि शाओयू कहाँ जा गया है। हमारे पास उसे ढूंढने का भी कोई तरीका नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच एंडलेस साइलेंस छा जाता है। तभी अचानक लूरुआन बोलती है, हमारी हाई स्कूल होमरूम टीचर को जरूर पता होगा कि शाओयू कहाँ गया है। लिनवैन तुरंत जवाब देती है, हाँ टीचर लॉ हमारी होमरूम टीचर थी, उन्हें जरूर पता होगा कि शाओयू किस यूनिवर्सिटी में गया है। जिस पर दोनों जल्दी से एक फोन नंबर डायल करती हैं। हेलो टीचर लॉ, मैं लूरुआन बोल रही हूँ। मैं पूछना चाहती थी कि शाओयू किस यूनिवर्सिटी में गया है। यह सुनकर टीचर लॉ दूसरी तरफ से सरप्राइज होकर कहती हैं, तुम तीनों तो प्रैक्टिकली हर दिन साथ रहते थे, क्या तुम्हें ये तक नहीं पता कि शाओयू किस यूनिवर्सिटी में गया। जिस पर लू रुआन शेम से साइलेंट हो जाती है। फिर टीचर लॉ प्राउड आवाज में कहती हैं, शाओयू हमारे स्कूल का सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था। इतने सालों में मैंने उसके जैसा जीनियस मुश्किल से देखा है। इधर मेरी तरफ मैं अभी तक थोड़ा कंफ्यूज्ड खड़ा होता हूँ। तभी अचानक मेरा माइंड क्लियर होता है। मैं बाय निनिंगबिंग को देखकर पूछता हूँ, मैंने तुम्हें किसी और के लिए तो कंफ्यूज नहीं कर लिया, क्या तुम सच में वही हो जिसके बारे में मेरी मॉम बात करती थी। जिस पर बाय निनिंगबिंग काम आवाज में कहता है, तुम्हारा ब्लाइंड डेट इश्यू मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसे ही वो ये कहता है वो अपना ट्रेंच कोट उतारकर मेरे ऊपर डाल देता है। फिर वो एक फोटो निकालकर मेरे सामने रखता है। मुझे नहीं लगता कि मैं मिस्टेक कर सकता हूँ। मैं फोटो लेकर देखता हूँ और उसमें सच में मेरी ही तस्वीर होती है। यहाँ तक कि उस फोटो में उसकी सेंट भी हल्की सी मौजूद होती है। जिस पर मैं ऑकवर्ड होकर कहता हूँ, सॉरी मुझे तुम पर डाउट नहीं करना चाहिए था। वो हल्का स्माइल करते हुए जवाब देता है, इट्स ओके, चलो स्कूल चलते हैं। मैं पेकिंग यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ। तुमसे 1 साल सीनियर हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो सीधे मेरे पास आना। चलो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद बाई निनिंगबिंग मुझे डॉर्म तक छोड़ने आता है। वो और ड्राइवर मिलकर मेरा पूरा लगेज डॉर्म में शिफ्ट कर देते हैं। मैं उसे मना भी नहीं कर पाता और उससे पहले ही वो मेरा सामान अरेंज करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वो खुद मेरा बेड भी सेट करता है। सिर्फ मेरे कुछ पर्सनल क्लॉथ्स ही ऐसे होते हैं जिन्हें मैं खुद ऑर्गेनाइज करता हूँ। बाकी लगभग सब कुछ वो संभाल लेता है। इतना ही नहीं, वो तुरंत नोटिस कर लेता है कि कौन सी चीज मिसिंग है और फिर बिना डिले किए लोगों को जाकर वो सामान खरीदने भेज देता है। जिस पर मैं कुछ पल के लिए पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो जाता हूँ। ये इंसान सच में बहुत ज्यादा कंसिडरेट है। मैं बाय निनिंगबिंग की बिजी फिगर को देखता हूँ और कुछ पल के लिए मुझे इल्यूजन होने लगता है जैसे वो सच में मेरी गर्लफ्रेंड हो। लेकिन अगले ही मोमेंट मैं रियलिटी में वापस आ जाता हूँ, क्योंकि पास्ट से सीखने के बाद मैं अब दोबारा आसानी से अपना हार्ट किसी को देना नहीं चाहता था। फिर मैं हल्का स्माइल करते हुए कहता हूँ, निनिंगबिंग आज के लिए थैंक्स, किसी दिन मैं तुम्हें मील ट्रीट दूंगा। इसके बाद मैं बेड पर लेटते ही गहरी नींद में सो जाता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ उस बड़े से प्लेस में ना लू रुआन सो पाती है और ना ही लिनवैन। गो शियाओयू के चले जाने के बाद वो जगह जैसे अपनी सारी चार्म खो चुकी होती है। जिस पर लू रुआन सारे क्लास एक्टिविटीज रिजेक्ट कर देती है। यहाँ तक कि वो अपकमिंग मिलिट्री ट्रेनिंग से बचने के लिए भी कनेक्शंस यूज करने लगती है। फिर वो बालकनी पर खड़ी होकर लुफ्फू को कॉल करती है, हे डैड, मैं पेकिंग यूनिवर्सिटी ट्रांसफर होना चाहती हूँ। यह सुनते ही दूसरी तरफ काफी देर साइलेंस छा जाता है। फिर अचानक एंग्री आवाज गूंजती है, लू रुआन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कॉलेज हाई स्कूल नहीं होता, तुम जहां चाहो वहां नहीं जा सकती। मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि लॉ फैमिली के स्टेटस के साथ तुम्हें हर चीज सोच समझकर करनी पड़ती है। स्कूल ट्रांसफर जैसी बात दोबारा मत कहना। जब तक तुम ड्रॉप आउट होकर फिर से कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ना दो, ये इम्पॉसिबल है। जैसे ही उसकी बात खत्म होती है, बीप बीप की आवाज आती है और कॉल कट जाता है। लेकिन लू रुआन पहले से जानती थी कि रिजल्ट यही होगा, इसलिए वो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं होती, क्योंकि ये कॉल परमिशन लेने के लिए नहीं था, ये सिर्फ नोटिफिकेशन था। उसी समय लिन वैन के साथ भी ऑलमोस्ट सेम चीज हो रही होती है। क्या तुम खुद को छोटा बच्चा समझती हो? आज यहाँ जाना है, कल दूसरे कॉलेज भागना है। तुम मजाक कर रही हो क्या? तुम्हारे स्लाकर एटीट्यूड के बावजूद तुम्हारा हुआदा में एडमिशन होना ही मिरेकल था। तुम्हारी मॉम और मैं तो प्रेयर कर रहे थे, हम तुम्हें पेकिंग यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन नहीं देंगे। मुझे पता है तुम शाओयू की वजह से वहां जाना चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो इतनी दूर सिर्फ तुम दोनों से दूर जाने के लिए गया है, समझी? अब उसे भूल जाओ। लिन फैमिली तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगी। अगर सच में जाना चाहती हो तो खुद रास्ता ढूंढो। ये सुनकर लिन वैन की आंखें डार्क हो जाती हैं, लेकिन वो साइलेंट रहती है। असल में उनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें लगा था कि शाओयू को हुआ यूनिवर्सिटी पसंद है, इसलिए वो स्पेशली उसे वहां के स्कूल गेट तक लेकर गई थी। उन्होंने साथ में इसी यूनिवर्सिटी में आने का प्रॉमिस किया था, लेकिन उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि शाओयू उनसे दूर भाग जाएगा। जिस पर वो दोनों उसके लिए इतनी रैश डिसीजन लेने तक को रेडी हो जाती हैं। दोनों पूरी रात बेयरली सो पाती हैं। अगले दिन उन्हें बाकी स्टूडेंट्स के साथ न्यू स्टूडेंट मीटिंग अटेंड करनी थी, लेकिन उसकी बजाय वो सीधे एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस पहुंच जाती हैं। एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस का टीचर टाइटली फ्राउन करते हुए बार बार पूछता है, क्या हुआ, यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है?
तुम लोग ड्रॉप आउट क्यों करना चाहती हो? हाई स्कूल में इतने सालों की मेहनत क्या वेस्ट कर दोगी? तुम्हें समझना चाहिए, हुआ यूनिवर्सिटी और पेकिंग यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट इक्वल हैं। कहीं भी जाओ फर्क नहीं पड़ता, और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए ये जगह ज्यादा सूटेबल है। टीचर अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि ये दोनों गोल्डन बुद्धाज यूनिवर्सिटी ना छोड़ें, लेकिन तभी लू रुआन काम आवाज में कहती है, टीचर, मेरे आईक्यू के साथ किसी भी स्कूल में एडमिशन लेना आसान है। श्याओयू यहाँ नहीं है, इसलिए मेरे यहाँ रहने का भी कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ही तो है, थोड़ा एफर्ट डालूंगी तो फिर क्लियर कर लूंगी। मैं श्याओयू से अलग नहीं रहना चाहती। ये सुनकर एकेडमिक अफेयर्स टीचर हेजिटेट करने लगता है। उसी समय बाहर खड़ा शिन्हा सारी बातें सुन रहा होता है। उसे लगा था कि अब जबकि हुआ यूनिवर्सिटी में सिर्फ वो तीनों बचे हैं और श्याओयू जा चुका है, तो अब उसका मौका आ चुका है। लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो दोनों शियाओयू के लिए यूनिवर्सिटी तक छोड़ देंगी। जिस पर शिन्हा अंदर आकर ऑलमोस्ट बेगिंग टोन में कहता है, रुआन वानर, क्या तुम लोग ड्रॉप आउट मत करो ना? मैं तुम लोगों से अलग नहीं होना चाहता। प्लीज एक बार पीछे खड़े मुझे भी देख लो। क्या तुम लोगों को सिर्फ श्याओयू ही दिखाई देता है? मैं उससे किसी भी तरह कम नहीं हूँ। मैं तो तुम लोगों को उससे भी ज्यादा पसंद करता हूँ। यह सुनते ही दोनों की आंखों में वियर्डनेस और डिस्गस्ट और ज्यादा क्लियर होने लगता है। पूरा ऑफिस मौत जैसी साइलेंस में डूब जाता है। काफी देर बाद लू रुआन साइलेंस तोड़ते हुए बोलती है, शिन्हाओयू, तुम्हें याद है तुमने हमसे क्या प्रॉमिस किया था? जैसे ही ये वर्ड्स निकलते हैं, शिन्हा का दिल एकदम नीचे बैठ जाता है। वहीं लिनवान मुश्किल से अपना एंगर कंट्रोल करती है। वो उसे पकड़कर ऑफिस से बाहर खींच लेती है और अगले ही सेकंड एक पंच हवा चीरते हुए आता है। हालांकि वो पंच शिन्हा को नहीं लगता, बल्कि उसके बगल वाली वॉल पर जाकर लगता है, जिससे पेंट टूटकर नीचे गिरने लगता है। कुछ डैब्रिस सीधे शिन्हा पर गिरते हैं। फिर लिनवान कोल्ड आवाज में कहती है, शिन्हाओयू, हमने डील की थी कि तुम गुशियाओयू को जेलस करने के लिए हमारी मदद करोगे। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम कभी हमारे लिए फीलिंग्स डेवलप नहीं करोगे, इसलिए हमने तुम्हें चूज किया था। तुमने गारंटी दी थी कि तुम हमारी मदद करोगे शाओयू को पाने में, लेकिन तुमने उल्टा हमें यूज करके शाओयू को दूर भगा दिया और फिर खुद हमें कन्फेशन देने लगे। मैंने तुम्हें एक बार नहीं कई बार वार्निंग दी थी कि हमारे लिए फीलिंग्स मत डेवलप करना। अब इसका हिसाब कैसे सेटल होगा? दोनों एक एक सेंटेंस बोल रही होती हैं, लेकिन हर शब्द शिन्हा को जैसे क्रॉस पर नेल कर रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अबनॉर्मल क्रिएचर की तरह उसके साथ डील करने वाली हो, जिस पर शिन्हा बुरी तरह पैनिक हो जाता है। उसके लिप्स अनकंट्रोलेबली कांपने लगते हैं, लेकिन वो एक कंप्लीट सेंटेंस तक नहीं बोल पाता। असल में इस दौरान शिन्हा उन स्वीट मोमेंट्स में इतना खो चुका था कि वो ओरिजिनल एग्रीमेंट तक भूल गया था। उसे अब भी वो पहला दिन याद था जब वो उनसे मिला था। उस वक्त उसे वो दोनों हेवनली बीइंग्स जैसी लगी थीं, और फिर शियाओयू बार बार उसे उनके कांटेक्ट में लेकर आता था, जिस पर शिन्हा अपनी आंखों से देखता रहा कि वो दोनों शियाओयू को कितना वैल्यू और लव करती हैं। धीरे धीरे उसके अंदर भी ग्रीड पैदा होने लगी। सिर्फ ये सोचकर ही शिन्हा एक्साइटेड हो जाता था। वो खुद शियाओयू बनना चाहता था, और इसी वजह से उसने एक बोल्ड डिसीजन लिया। शिन्हाओयू खुद उनके पास गया और कोलैबोरेशन डिस्कस की। प्लान ये था कि वो दोनों शिन्हाओ के साथ इंटेंशनली क्लोज बिहेव करेंगी, ताकि गु शियाओयू जेलस हो जाए, और बदले में शिन्हा उनकी मदद करेगा गु शियाओयू को परसू करने में। लेकिन उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कि ये मेथड काम कर रहा है, शिन्हा ने सीक्रेटली वो लव लेटर्स फेंक दिए जो उन्होंने गु शियाओयू के लिए तैयार किए थे। फिर उसने हैंडराइटिंग कॉपी करके वो लेटर्स खुद खुद के नाम लिख दिए, जिस पर जब गु शियाओयू को वो 2 लव लेटर्स मिले थे, उसके शॉक्ड और फ्लस्टर्ड एक्सप्रेशन को शिन्हा आज तक क्लियरली याद करता है। और एग्जैक्टली जैसा वो चाहते थे शियाओयू जेलस होकर उनके पास कॉन्फ्रंट करने आया था। इसलिए दोनों ने सच में बिलीव कर लिया कि उनका तरीका सक्सेसफुल है। उन्होंने फैसला किया था कि हुआ यूनिवर्सिटी ओपनिंग डे पर वो सारी बातें शियाओयू को एक्सप्लेन कर देंगी, लेकिन उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शियाओयू पहले ही उनसे पूरी तरह डिसअपॉइंटेड हो चुका होगा। यह सब याद करते हुए शिन्हा अचानक क्रेजी तरीके से हंसने लगता है। अगर लू रुआन और बाकी लोग उसे रिमाइंडर ना देते, तो शायद वो अब भी अपने खुद के वुवन ड्रीम में खोया रहता। अब दोनों की आंखों में सिर्फ इंडिफरेंट और इमोशनलेस कोल्डनेस दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जो काइंडनेस इतने समय तक उसे दिखाई थी, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जिस पर शिन्हा सबकॉन्शियसली अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें टच करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही सेकंड उसे बिना हेजिटेशन के रोक दिया जाता है। तुमने मुझसे झूठ बोला और गु शियाओयू को दूर जाने पर मजबूर किया, तो अब हमें ब्लेम मत करना। अगर तुम्हारी वजह ना होती तो गु शियाओयू हमें छोड़कर कभी नहीं जाता। क्या तुम वही इंसान नहीं हो जिसे अपने फ्यूचर की सबसे ज्यादा चिंता रहती थी? अब हम तुम्हारी सारी स्पॉन्सरशिप वापस ले रहे हैं, और तुमने पहले गु शियाओयू के साथ जो बलिंग की थी, उसका हिसाब भी एक एक करके चुकाना पड़ेगा। यह सुनकर शिन्हा रोते हुए हंसने लगता है। उसकी आवाज ऑलमोस्ट बैठ चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो जोर से चिल्लाकर दोनों की सिंपैथी जगाने की कोशिश करता है। लू रुआन, लिन वान, खुद को डिसीव मत करो। तुम दोनों के पास काउंटलेस चांसेस थे शाओयू को रोकने के लिए, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तुमने खुद अपने हाथों से उसे दूर धक्का दिया। मैंने पहले ही कहा था, वो तुमसे प्यार नहीं करता। जो इंसान तुम दोनों से सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो मैं हूं।
सिर्फ मैं, लेकिन दोनों की आंखों में अब सिर्फ इंडिफरेंस बची होती है। फिर लू रुआन कोल्ड आवाज में कहती है, श्याओयू के दिल में अभी भी हमारे लिए फीलिंग्स हैं। इसके बाद दोनों बिना हेजिटेशन के शिन्हा को वहीं छोड़कर विड्रॉल प्रोसेस पूरा करने चली जाती हैं, जिस पर शिन्हा एम्बेरस होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके अंदर पैनिक और फ्रस्ट्रेशन भर चुका होता है। सिर्फ फंडिंग कैंसिल होना ही उसके लिए काफी था, क्योंकि वो लग्जरी लाइफ का आदी हो चुका था। अब दोबारा गरीबी और मर्ड जैसी लाइफ में गिरना उसके लिए इम्पॉसिबल था, जिस पर शिन्हा कुछ देर तक रिग्रेट में डूबा रहता है। फिर वो जल्दी से उठता है और दोनों के दिए हुए बैंक कार्ड्स लेकर बैंक पहुंच जाता है। मुझे कैश विड्रॉ करना है, जितना ज्यादा हो सके। वो घबराहट में जल्दी जल्दी पासवर्ड एंटर करता है। उसके फिंगर्स इतनी बुरी तरह कांप रहे होते हैं कि उसे कई बार मिस्टेक हो जाती है। इस समय शायद सिर्फ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश ही उसके अनईजी मोड को काम कर सकता था, लेकिन तभी एटीएम पर वर्ड्स अपीयर होते हैं, योर बैंक कार्ड हैज बीन फ्रोजन। ये देखते ही शिन्हा पूरी तरह पैनिक हो जाता है। फिर वो तुरंत दूसरी मशीन पर जाता है और खुद को समझाने की कोशिश करता है, जरूर मशीन खराब होगी, इतना जल्दी सब फ्रीज नहीं हो सकता। लेकिन वो चाहे जितनी मशीन्स बदलता है, हर जगह सेम मैसेज दिखाई देता है, जिस पर शिन्हा ऑलमोस्ट क्रेजी होकर बैंक कार्ड पकड़ते हुए मटर करने लगता है। फिर वो काउंटर पर कार्ड पटक कर जोर से चिल्लाता है, मुझे कैश दो, जितना पैसा है सब में निकाल दो। लेकिन बैंक टेलर काम आवाज में जवाब देता है, सॉरी सर, आपके दोनों बैंक कार्ड्स फ्रीज हो चुके हैं। यह सुनते ही शिन्हा के बॉडी से सारी ताकत निकल जाती है। वो मड की तरह जमीन पर कोलैप्स हो जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर वो दोनों बैंक कार्ड्स जमीन पर फेंक देता है। उसकी हालत ऑलमोस्ट होपलेस हो चुकी होती है। उसे खुद भी नहीं पता चलता कि वो वापस कैसे चलकर जा रहा है। इसी दौरान सामने कुछ नॉटी बच्चे फायरवर्क्स लेकर खेल रहे होते हैं। वो हंसते और मजाक करते हुए भाग रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा बिना रास्ता देखे शिन्हा की लेग से टकरा जाता है। मुझे टच मत करो। लेकिन उसी समय उसके पीछे फायरवर्क फट जाता है, जिस पर स्पार्क उसकी क्लॉथ्स में आग लगा देता है और तभी उसके कपड़ों के अंदर छुपा एक रेड डॉट फ्लैशिंग करने लगता है। उधर उसी समय ब्लैक सूट पहना एक बॉडीगार्ड फोन पर व्हिस्पर करते हुए कहता है, मिस्टर गू, काम हो गया। मैं गारंटी देता हूं कि अब शिन्हाओयू की लाइफ आसान नहीं होगी। गू फैमिली के फादर फ्रेंच विंडो के पास खड़े रिवर को देखते रहते हैं। फिर वो हल्का हम करते हैं। इधर शिन्हा काफी देर तक स्ट्रगल करता है। आखिर बड़ी मुश्किल से वो अपने पीछे लगी आग बुझा पाता है। फिर वो लिंप करते हुए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी बैक पर जली हुई स्किन की बर्निंग पेन इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरे बॉडी से स्वेट करने लगता है। शिन्हा का चेहरा पैल पड़ चुका होता है और कुछ ही कदम चलने के बाद वो सीधे बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ समय बाद शिन्हा की आंख खुलती है, लेकिन उसका पूरा शरीर दर्द से भरा होता है, जिस पर नर्स उसे देखकर तुरंत कहती है, मिस्टर शिन, हमें आपके फोन में सेव्ड किसी कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। आपकी सर्जरी और हॉस्पिटल फीस तुरंत पे करनी होगी, वरना आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। यह सुनकर शिन्हा ट्रेम्बलिंग आवाज में फोन मिलाता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे पास सर्जरी की फीस देने के लिए मनी नहीं है, बस इस बार मेरी हेल्प कर दो। मैं मानता हूँ मैंने पहले गलती की, लेकिन मैं शियाओयू की फीलिंग्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। तुम लोगों ने पहले ये मेथड ट्राई किया था ना, वो इफेक्टिव था, प्लीज मेरी हेल्प करो। वो बार बार बेगिंग वर्ड्स रिपीट करता रहता है। उसकी आवाज ऑलमोस्ट टूट चुकी होती है। काफी देर बाद दूसरी तरफ से लू रुआन फाइनली बोलती है, वैसे सोचूं तो लगता है मैं भूल गई थी कि तुमने शियाओयू के साथ पहले कितनी एक्सेसिव चीजें की थी। हमारे मेथड्स शायद बहुत सॉफ्ट थे, इसलिए तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम मुझे कॉल करके शियाओयू को हर्ट कर सकते हो। तुम्हें उसका 1000 गुना वापस चुकाना पड़ेगा। इसके बाद लू रुआन और लिन वैन ड्रॉप आउट करने के तुरंत बाद क्रैम स्कूल ज्वाइन कर लेती हैं। उसी दौरान किसी ने ऑनलाइन शिन्हा के सारे अफेयर्स एक्सपोज कर दिए, जिस पर काउंटलेस लोग डिस्गस्ट के साथ उसके बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन इस समय शिन्हा हॉस्पिटल में पड़ा होता है, इसलिए उसे इन सब चीजों की कोई खबर नहीं होती। इधर लू रुआन को अपने ग्रेड्स पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है। उसे लगता है कि बिना क्रैम स्कूल के भी वो रीटेक एग्जाम देकर पेकिंग यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन ले सकती है। वहीं लिन वॉन के ग्रेड्स भले उससे थोड़े कम हों, लेकिन उसे भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि अगर वो खुद क्लियर नहीं कर पाई तो वो बेस्ट ट्यूटर्स हायर कर सकती थी, जिस पर दोनों बिना रुके सेम समय पर बीजिंग की तरफ निकल पड़ती हैं। इधर मेरी तरफ मुझे यहाँ मिले रूममेट्स काफी अच्छे होते हैं। कैंपस की हर चीज इतनी अमेजिंग लगती है कि मैं ऑलमोस्ट उन दोनों को भूलने लगता हूँ। फिर मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। उसी समय मेरा फोन रिंग करता है। क्या फिर से सिस्टर बाई तुम्हें डिनर के लिए बुला रही हैं? सच बताओ, तुम दोनों आखिर कब टुगेदर होने वाले हो? हाँ, पूरे कैंपस में लोग तुम दोनों को शिप कर रहे हैं। हम तीनों ने तो बेट तक लगा ली है कि सिस्टर बाई तुम्हें कब फाइनली विन करेंगी। हर कोई एक साथ बोल रहा होता है, जिस पर मैं थोड़ा ब्लश करने लगता हूँ। ओके, मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, और वैसे भी उसने अभी ऑफिशियली कन्फेशन नहीं दिया। मैं बस उसकी रीसेंट हेल्प के लिए ग्रेटफुल हूँ। इसके बाद रूममेट्स को समहाउ हैंडल करके मैं डॉर्म के नीचे खड़ा होकर आसपास देखने लगता हूँ, लेकिन मुझे बाई निनिंगबिंग कहीं दिखाई नहीं देता। मैं अभी सोच ही रहा होता हूँ कि तभी मिलिट्री ट्रेनिंग वाला मेरा हैंडसम इंस्ट्रक्टर हाथ में रेड रोजेस लेकर मेरे सामने आ जाता है। फिर वो नर्वस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, गुशियाओयू, मुझे तुमसे फीलिंग्स हैं, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगे? उधर बाई निंगबिन को कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी परफेक्टली प्लान्ड चैलेंजेस के बीच कोई सरप्राइजेस भी आ जाएगा। असल में वो मुझे
पहली बार मिलने के बाद से इंटरेस्टिंग समझने लगा था, जिस पर मैं ऑकवर्ड होकर कहता हूँ, तुम बहुत अमेजिंग हो, शायद लोग बस तुम्हारी ग्रेटनेस से इम्प्रेस्ड हैं। मैं अभी हुई सिचुएशन के लिए रैंडम एक्सक्यूजेस बनाने लगता हूँ, लेकिन बाय निनिंगबिंग बस हल्का स्माइल करता है और कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। इसके बाद जब मैं उसके साथ प्राइवेट रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा होता हूँ, तभी रास्ते में मुझे दो ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। वो दोनों शॉक्ड होकर बाय निनिंगबिंग को देखती हैं। ये कौन है? असल में कभी किसी ने भी उन्हें ऐसा थ्रेट फील नहीं कराया था, यहाँ तक कि एक दूसरे ने भी नहीं। उन्हें हमेशा लगता था कि मैं आखिर में उनमें से किसी एक को चूज करूंगा, लेकिन मैंने उनमें से किसी को भी चूज नहीं किया, बल्कि मैंने किसी और को चुन लिया। जिस पर लू रुआन की गेज अनयूजुअली कोल्ड हो जाती है। वो बिना पीछे हटे सीधे बाई निनिंगबिंग की आंखों में देखती है। ये कौन है? यह सुनकर बाई निनिंगबिंग काम आवाज में जवाब देता है, अब ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम्हें अभी शिन्हा के साथ नहीं होना चाहिए। इसी समय बाई निनिंगबिंग रीअश्योरिंग तरीके से मेरा हाथ पकड़ लेता है। उसकी वार्मथ मुझे स्ट्रेंथ देती है। फिर वो कामली कहता है, हम अब उसके साथ नहीं है, उसे उसका पनिशमेंट मिल चुका है, हम सब एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद वो कुछ फोटोज दिखाते हैं। फोटोज में शिन्हा अपनी ओल्ड सेल्फ की शैडो जैसा दिखाई देता है। फिर पता चलता है कि उसने कुछ क्लासमेट्स को पैसे देकर क्राउड गैदर करवाया था ताकि वो लोग शाउट करें, से यस टू हिम, से यस टू हिम। लेकिन मैं सीधे काम आवाज में जवाब देता हूँ, सॉरी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। यह सुनते ही हैंडसम इंस्ट्रक्टर का चेहरा अगली पड़ जाता है। उसके लिप्स कई बार मूव करते हैं जैसे वो कुछ और कहना चाहता हो, लेकिन तभी बाई निनिंगबिंग मेरे पीछे आकर खड़ा हो जाता है। उसका वार्म हाथ पॉलिटली मेरे शोल्डर पर टिक जाता है। फिर वो काम टोन में कहता है, गु शियाओयू ऑलरेडी तुम्हें रिजेक्ट कर चुका है, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। यह सुनते ही इंस्ट्रक्टर का चेहरा पैल पड़ जाता है। फिर वो डिसपॉइंटेड होकर वहां से चला जाता है। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी डिस्पर्स हो जाते हैं, जिस पर मैं क्यूरियस होकर पूछता हूँ, सब लोग तुमसे इतने डरते क्यों हैं? बाई निंगबिंग हल्का हंसते हुए जवाब देता है, और ऑब्वियसली क्योंकि मैं प्रैक्टिकली उनका हाफ टीचर हूँ। टीचर से कौन नहीं डरता? मैं शॉक्ड होकर कहता हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे सिर्फ 1 साल बड़े हो। जिस पर वो कैजुअली जवाब देता है, असल में पिछले साल के सेकंड हाफ में ही मैंने अपने सारे यूनिवर्सिटी स्टडीज कंप्लीट कर लिए थे, और इसी साल फर्स्ट हाफ में मुझे एक्सेप्शनल प्रमोशन देकर एक्टिंग टीचर बना दिया गया। मैं कुछ स्टूडेंट्स को क्लासेस भी पढ़ाता हूँ, शायद इसलिए वो मुझसे डरते हैं। हालांकि बाई निनिंगबिंग कुछ फैक्ट्स छुपा रहा होता है। असल में चाइल्डहुड से एलीट एजुकेशन मिलने की वजह से वो पहले ही काफी यूनिवर्सिटी कोर्सेज खुद कंप्लीट कर चुका था। अब वो बस कुछ एसेंशियल लाइफ एक्सपीरियंसेस कंप्लीट कर रहा था। फिर वो अचानक सीरियस होकर पूछता है, तो क्या तुम लोग उसके लिए फॉरगिवनेस मांगने आई हो? मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। जिस पर लू रुआन तुरंत सिर हिलाती है, हम यहाँ शिन्हा के लिए फॉरगिवनेस मांगने नहीं आए। जो उसके साथ हो रहा है वो डिजर्व करता है। हमें पहले उसने फोल बनाया था, इसलिए हम तुम्हारे साथ इतने कोल्ड हो गए थे। इसके बाद लिन वैन और लू रुआन एक दूसरे की बातें कंप्लीट करते हुए हाल में हुई सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगती हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया तो शायद वो सच में गुशियाओयू को हमेशा के लिए खो देंगी। दो पूरी तरह अलग आंखों में एक जैसी सिंसियरिटी दिखाई देती है, जिस पर गुआसा उन्हें देखकर कहती है, क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? क्या अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो? क्या यही तुम्हारा एक्सप्लेनेशन है? फिर वो गुस्से में कहती है, ये सब बहुत रिडिकुलस है। अगर तुम्हारी कही हर बात सच भी हो, तब भी जो हर्ट मैं फील करती हूँ वो रियल है। मैं तुम्हें फॉरगिव नहीं करना चाहती और ना ही कर सकती हूँ। जिस पर लू रुइन और लिन जुआन चुप होकर उसे देखते रहते हैं। फिर गुस्सा आगे कहती है, जब तुम किसी से सच में प्यार करते हो तो तुम कभी उसे हर्ट नहीं करते। अगर तुम सच में गुस्सा को लाइक करते तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं करते। इसके बाद वो शांत आवाज में कहती है, और हाँ, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं गुस्सा की फियांसी हूँ। यह सुनते ही दोनों पूरी तरह स्टंट रह जाते हैं। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। जिस पर गूज एक्स याओयू जल्दी से कहता है, मुझे बताओ, क्या यह सच है? बस तुम कह दो कि यह झूठ है, मैं तुरंत मान लूंगा। यह देखकर मैं भी थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाती हूँ। तभी निंगबिंग मुझे रीअश्योरिंग लुक देता है, जिस पर मैं सीधे बाय निंगबिंग को हक कर लेती हूँ और नेचुरली अपनी फिंगर्स उसकी फिंगर्स के साथ इंटरट्वाइन कर देती हूँ। फिर मैं उनकी तरफ देखकर कहती हूँ, क्या यह अभी भी ऑब्वियस नहीं है? हमारे पेरेंट्स ने बहुत पहले ही हमारी मैरिज अरेंज कर दी थी, अब बाय निंगबिंग ही मेरा फियांस है। जिस पर लू रुइन गुस्से में कहता है, गुआसा को छोड़ दो, तुम चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स को सीरियसली नहीं ले सकते। हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, हमें जेलस करने की कोशिश मत करो, ये जोक बिल्कुल फनी नहीं है। इसके बाद लिन वुआन भी कहती है, हमसे जो भी गलती हुई तुम हमें जैसी चाहो पनिशमेंट दे सकती हो, लेकिन ऐसा मत करो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। 1 मिनट भी नहीं गुजरता तभी कुछ बॉडीगार्ड्स वहां आ जाते हैं और लू रुइन और लिन वुआन को पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं। जिस पर गुस्सा ठंडे स्वर में कहती है, तुम्हारा स्कूल छोड़ना, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, यह तुम्हारी अपनी चॉइस थी, और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत पहले से लाइक करना बंद कर दिया था। क्या अब भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा? उसका यह ब्लंट रिजेक्शन सुनकर दोनों का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिम्बिंग मेरा हाथ पकड़ता है और मुझे लेकर प्राइवेट रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचने के बाद वो धीरे से पूछता है, तुम ठीक हो? जिस पर मैं हल्की स्माइल के साथ कहती हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। इसके बाद दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं। बाय निंगबिंग चुपचाप खाना खाने लगता है, लेकिन तभी मुझे एहसास
एहसास होता है कि टेबल पर रखा हर फूड आइटम हमारी पसंद का है, जिस पर मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाती हूँ। पूरे टाइम बाय निंगबिंग लगातार मेरी प्रेफरेंसेस पर ध्यान देता रहता है। वो मेरे लिए फूड सर्व करता है, मेरी टी रिफिल करता है। यह देखकर मेरे लिप्स के कॉर्नर्स हल्के से अपटर्न हो जाते हैं, जिस पर बाय निंगबिंग भी हल्का सा स्माइल कर देता है। फिर ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली वो एक हिडन कॉर्नर की तरफ देखता है। वहां मौजूद लोग तुरंत लू रुआन से कहते हैं, मिस लू, आपको एडवाइस दिया जाता है कि मिस्टर गू को डिस्टर्ब करना बंद कर दीजिए, वरना कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे नहीं होंगे। लेकिन लू रुआन बिना कुछ बोले उठ जाती है। वो इन बातों को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि उसके लिए गूसा को छोड़ देना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। इधर लिनुआन को घर भेज दिया जाता है, जहां उसके फादर उसे सीधे घर में लॉक कर देते हैं, जिस पर वो गुस्से में कहती है, डैड, मैं गुसियाओ को नहीं छोड़ूंगी। पहले तो आप मुझे उसका सपोर्ट करने देते थे, फिर अब क्यों नहीं? जिसके जवाब में उसके फादर गुस्से में कहते हैं, वो पहले की बात थी। इस पूरे 1 साल में तुमने गुसिया के साथ कैसा बिहेवियर किया, क्या तुम सब भूल गई? तुम्हारी मॉम और मैं न जाने कितनी बार गूस फैमिली के पास अपॉलॉजी मांगने गए। फिर वो और ज्यादा गुस्से में कहते हैं, एक बात थी कि तुमने गुस्सियाओ को डिसअपॉइंट किया, लेकिन शिन्हा के साथ इन्वॉल्व होने के बाद भी अब वापस लौटना चाहती हो। तुमने पूरी लिन फैमिली की रेपुटेशन खराब कर दी। यह सुनकर भी लिन बिल्कुल स्टबर्न बनी रहती है, जिस पर उसके फादर गुस्से में कहते हैं, लगता है मैंने और तुम्हारी मदर ने तुम्हें बहुत ज्यादा इंडल्ज कर दिया। आज से तुम घर पर रहोगी और प्रॉपरली स्टडी करोगी, तुम्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं है। इतना बोलते बोलते लिन्स फादर का चेस्ट गुस्से से ऊपर नीचे होने लगता है। उसकी मदर जल्दी से उसकी बैक रब करने लगती है, लेकिन लिन फिर भी सिर झुकाने से मना कर देती है। फिर वो धीरे से कहती है, मॉम डैड, मुझे गुस्सिया से सच में सॉरी कहना है। मैं खुद ये सब हैंडल करूंगी। मैं उससे फॉरगिवनेस भी मांगूंगी, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद लू रुआन की मदद से लिन वैन एंसेस्ट्रल हॉल से भाग निकलती है। फिर दोनों लू हाउस पहुंचते हैं, जहां पूरा घर खाली पड़ा होता है। जमीन पर ढेर सारी चीजें बिखरी होती हैं, जिनमें उन तीनों की पुरानी मेमोरीज भरी होती हैं। वहां उनके चाइल्डहुड फोटोज पड़े हुए होते हैं, जहां तीनों साथ खेलते दिखाई देते हैं। वहीं डायरीज भी रखी होती हैं, जो उनके सीक्रेट्स से भरी हुई थीं, जिस पर लू रुआन धीरे से कहती है, गुस्सियाओ हमेशा सॉफ्ट हार्टेड रही है, वो जरूर हमें फॉरगिव कर देगी, हमने बस रॉन्ग मेथड यूज किया था। लिनुआन उन चीजों को लंबे टाइम तक देखती रहती है, फिर काफी देर बाद मुश्किल से बोलती है, हमें कॉमन एनिमी के खिलाफ साथ मिलकर काम करना होगा। बाय निंगबिंग, सिर्फ साथ रहकर ही हमारे पास गुस्सियाओ को वापस पाने का चांस है। इसके बाद सिर्फ 3 दिनों में उन्होंने पास्ट की सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लीं, लेकिन जब उन्होंने उन बॉक्सेस को देखा जो पूरी मेमोरीज से भरे हुए थे, तभी दोनों अचानक फ्रीज हो जाते हैं। किसी कारण उनके अंदर अचानक पैनिक बढ़ने लगता है, जिस पर उन्हें सबकॉन्शियसली वो डॉल याद आता है जिसे गियाओ ने ट्रैश में फेंक दिया था। फिर दोनों सोचने लगते हैं, क्या वो सच में मोल्दी थी? हमने तो अपनी डॉलर्स को परफेक्टली प्रिजर्व करके रखा है, फिर उसकी डॉल मोल्दी कैसे हो सकती है? स्कूल शुरू होने से पहले के वो 2 महीने उनके दिमाग में बार बार रिप्ले होने लगते हैं। हालांकि उनके दिल में आंसर पहले से मौजूद था, लेकिन दोनों सबकॉन्शियसली उसे अवॉइड करते रहते हैं। कैपिटल लौटने के कुछ टाइम बाद दोनों सीक्रेटली फिर से नॉर्थ सिटी लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। वहां बिम्बिंग के लिए एक छोटा प्राइवेट रूम बना होता है। वहीं गुस्सा और बिम्बिंग आमने सामने बैठकर स्टडी करते रहते हैं। बीच बीच में दोनों कुछ बातें भी करते हैं। गुस श्याओयू जब बाय निंबिंग की इनक्रेडिबल एबिलिटीज देखती है, तब से वो लगभग हर दिन उसकी मदद लेने आने लगती है। इस टाइम पर बाय निंगबिन प्रैक्टिकली उसका बेस्ट हेल्पर बन चुका था। गुसियाओ हर वक्त उसके पास रहना चाहती थी। वह उससे लगातार सीखती रहती है, लेकिन उनके बीच का एटमॉस्फेयर किसी रोमांटिक रिलेशनशिप जैसा नहीं था, बल्कि टीचर और स्टूडेंट जैसा था। बाय निंगबिन को भी पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उसकी थिंकिंग के साथ कीप अप कर सके, जिस पर वो नेचुरली अपना सारा नॉलेज उसे सिखाने लगता है। लेकिन यही सीन लू रुआन और लिन वैन की नजरों में उन्हें ऑलमोस्ट क्रेजी बना देता है। इसके बाद दोनों ने फ्लावर्स से बना एक लेगो कैसल तैयार किया। उस कैसल को लाइब्रेरी के बाहर सजाया गया। अंदर काउंटलेस गिफ्ट बॉक्सेस रखे गए थे, जिनमें उनकी पुरानी मेमोरीज भरी थीं। वहीं काउंटलेस ट्विंकलिंग कैंडल्स पूरे कैसल को और भी ड्रीमी बना रही थीं। लू रुआन और लिन वान दोनों केयरफुली ड्रेस होकर आती हैं। दोनों के ड्रेसेस की स्टाइल अलग थी, लेकिन अटेंशन टू डिटेल बिल्कुल सेम थी। दोनों हाथों में फ्लावर्स लिए नर्वस होकर वेट करती रहती हैं। लेकिन काफी देर गुजरने के बाद भी गुयो बाहर नहीं आती। कुछ स्टूडेंट्स अंदर जाकर गूसा को बुलाते हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आती। आखिरकार लिनो इंतजार नहीं कर पाती और ऊपर जोर से गूस शियावू का नाम पुकारती है। मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने आई हूँ। पिछली बार तुम मेरी कन्फेशन नहीं सुन पाई थी, इस बार मैं इसे मिस नहीं होने दूंगी। यह सुनकर काफी स्टूडेंट्स बाहर निकल आते हैं और सब गियाओ को देखने लगते हैं। फिर वो जोर से कहती है, तुमने पहले कहा था कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। अब चूज करने का टाइम आ गया है। ऊपर खड़ी गुस्सियाओं ये सब बिना किसी इमोशन के देखती रहती है। फिर वो सीधे पुलिस को कॉल कर देती है, फायर हैजर्ड और डिस्टर्बिंग द पीस की शिकायत करते हुए, जिस पर बाय निंगबिन भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टीचर को बुला लेता है और साथ में वाटर ट्रक भी मंगवा देता है। इसके बाद गुस्सिया नीचे आती है और दोनों के सामने खड़ी होकर कहती है, क्लास रियूनियन वाली रात ट्रूथ और डेयर याद है।
मैंने कहा था कि स्कूल के फर्स्ट डे पर मैं 2 चीजें फेंक दूंगी। वो 2 चीजें तुम दोनों हो, चाहे कितनी बार भी दोबारा मौका मिले मैं तुम दोनों में से किसी को भी चूज नहीं करूंगी। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करती है, वाटर ट्रक वहां पहुंच जाता है। फिर अचानक पानी की तेज धारा कैंडलस पर गिरती है और सारी कैंडलस तुरंत बुझ जाती हैं, जिस पर लू रियुयान और लिन वान पूरी तरह भीग जाते हैं। उनकी केयरफुली प्रिपेयर्ड कन्फेशन पूरी तरह केओस में बदल जाती है। लू रियुयान के फोरहेड से लगातार पानी टपकता रहता है। उसका पैल फेस बहुत एम्बेरसिंग लग रहा था। फिर वो कांपती आवाज में कहती है, गुआओ, आई एम सॉरी। हमने पहले जो किया वो गलत था, लेकिन क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो? मैंने तुम्हें इतने सालों से प्यार किया है। देखो, ये सारी चीजें प्रूफ हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इतना क्रूअल मत बनो प्लीज। ये कहते हुए वो वन नी पर बैठ जाती है और वही फेमिलियर हेरिटेज बॉक्स बाहर निकालती है। फिर कहती है, यह रिंग सिर्फ तुम्हारी हो सकती है। अगर तुम इसे नहीं चाहती तो मैं इसे फेंक देना पसंद करूंगी। लेकिन गुस्सियाओ बिल्कुल भी मूव नहीं होती, जिस पर गुस शाओयू भी कहती है, मैं तुमसे हमें चूज करने के लिए नहीं कह रही, बस बाय निंगबिन को छोड़ दो। हम दोनों साथ मिलकर तुम्हें प्यार करने के लिए रेडी हैं। इसके बाद वो भी वह हेरियम जैड वॉच बाहर निकाल देती है। यह देखकर आसपास खड़े लोग गॉसिप करने लगते हैं, लेकिन गियाओ के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आता, बल्कि उसे उनकी बातें बेहद रिडिकुलस लगती हैं। फिर वो गुस्से में कहती है, क्या तुम लोग पागल हो? मैं बहुत पहले ही तुम लोगों की वजह से खत्म हो चुकी हूँ। तुम्हें फॉरगिव करने की बात तो दूर, मैं तुम्हारे साथ वापस रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बिल्कुल नहीं, अब मूव ऑन करो। फिर वो उन हेयरलूम्स की तरफ देखकर कहती है, वो चीजें तुम्हारी हैं, उन्हें फेंको या रखो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर गुसियाओ बिना हेजिटेट किए वहां से चली जाती है। उसका रेजोल्यूट एटीट्यूड सब कुछ क्लियर कर देता है, लेकिन लू रुआन अभी भी उसकी जाती हुई फिगर को घूरती रहती है। वो अब भी उसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी। तभी वो फिर उसके पीछे जाने की कोशिश करती है। उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच जाती है और जोर से पूछती है, कॉप्स को किसने बुलाया? ये मेज किसने क्रिएट किया? थोड़ी क्वेश्चनिंग के बाद पुलिस उन दोनों को अपने साथ ले जाती है, लेकिन एक पुलिस कार में इतने लोग नहीं आ सकते थे, जिस पर गुसियाओ और बिनबियला और बिनबिंग खुद अपनी कार से पुलिस स्टेशन जाकर स्टेटमेंट देने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद पूरा ग्रुप पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाता है, लेकिन तभी अचानक एक पुरानी मिनीवन तेज स्पीड में पुलिस कार की तरफ बढ़ने लगती है, जिस पर बिन निंगबिंग का ड्राइवर तुरंत सिचुएशन समझ जाता है। क्योंकि वो पहले स्पेशल फोर्सेस सोल्जर रह चुका था, इसलिए उसका रिएक्शन बेहद तेज था। वो स्किल्सली कार को मोड़कर साइड में निकाल देता है, लेकिन पुलिस कार इतनी लकी नहीं थी। हालांकि उसने भी मिनीवन से बचने के लिए टर्न लिया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह वैन सीधे पुलिस कार को ही टारगेट कर रही हो। अगले ही पल मिनीवन पूरी ताकत से पुलिस कार के पीछे क्रैश कर जाती है और उस मिनीवन की ड्राइवर सीट पर बैठा इंसान कोई और नहीं बल्कि शिन्हा था। उसके चेहरे पर पूरी तरह मैडनेस दिखाई दे रहा था। वो चाहता था कि सब लोग इसका रिग्रेट करें, लेकिन उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि पुलिस कार के अंदर गुस शियाओयू नहीं थी, बल्कि अंदर लू रेन और लिन वैन बैठे हुए थे। उसने बिना किसी परवाह के सीधा अटैक कर दिया, जिस पर कार के अंदर मौजूद दोनों और ऑक्सिलरी पुलिस ऑफिसर बुरी तरह घायल होकर अनकॉन्शियस हो जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद आखिरकार लिन वान की आंख खुलती है। उस दिन बेहोश हो जाने की वजह से उसे सिर्फ माइनर इंजरीज आई थी। वहीं पुलिस लगातार उसकी प्रोटेक्शन कर रही थी। उसकी इंजरीज ज्यादा सीरियस नहीं थी, बस उसका एक लेग क्रश हो गया था। लेकिन इसके बावजूद वो गुस शियाओयू से मिलने से मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गुस्सा उसे लिम्प करते हुए देखे। दूसरी तरफ लू रियुयान भी होश में आ जाती है, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन पूरी तरह ठीक नहीं थी। जैसे ही वो किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने की कोशिश करती, उसका सिर बुरी तरह दर्द करने लगता, जिस पर लू रियुयान लंबे टाइम तक हॉस्पिटल रूम में चुपचाप लेटी रहती है और फिर वो भी गुस्सा से मिलने से मना कर देती है। जब गुस्सियां उससे मिलने आती है, तब लू रुआन बिना इमोशन के कहती है, गुस शियाओयू कौन है? मैं उसे नहीं जानती, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। यह सुनकर गुसुयू कुछ देर चुप रहती है और फिर साइलेंटली वहां से चली जाती है। असल में गुआओ खुद को थोड़ा गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि शिन्हा ने उन पर अटैक सिर्फ उसे बचाने की कोशिश में किया था, जिस पर गुस्सियो उनके लिए कंपेंसेशन छोड़ देती है और फिर वहां से चली जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि गुस्सियाओ चली गई, लू रुआन हॉस्पिटल रूम में साइलेंटली टीयर्स शेड करने लगती है। असल में वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी, उसे एमनीजिया नहीं हुआ था, लेकिन उसकी हालत लगभग एमनीजिया जैसी ही बन चुकी थी। क्योंकि जो इंसान हमेशा स्मार्ट रहा हो, जब वही प्रॉपर्ली सोच ना सके, तो वह प्रैक्टिकली ऐसा फूल बन जाता है जो किसी चीज के बारे में सोचना ही छोड़ देता है, और उसके लिए यह किसी टॉर्चर से कम नहीं था। इसके बाद दोनों कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम मिस कर देते हैं, जिस पर अगले साल वो दोबारा एग्जाम देते हैं। इस बार लिन वान को पेइंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन लू रुआन सिर्फ बीजिंग की दूसरी यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले पाती है। हालांकि यह भी लू रुआन की डेस्परेट एफर्ट्स का रिजल्ट था। स्कूल ओपनिंग वाले दिन लिन वैन फिर से एक सरप्राइज प्रिपेयर करती है, लेकिन उस दिन काफी सारे स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं। सब एक्साइटेड होकर कह रहे होते हैं, वहां कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी की शादी हो रही हो। यह सुनकर लिनवान रास्ते में एक स्टूडेंट को रोककर पूछती है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे गुसिया को ढूंढने में हेल्प कर सकते हो? जिस पर वह स्टूडेंट सरप्राइज्ड होकर कहता है, तुम जरूर फ्रेशमैन हो, आज गांव
यार सीनियर बिशु की शादी है, क्या तुम्हें पता नहीं था? फिर वो एक्साइटमेंट में आगे कहता है, सीनियर गू एंड सीनियर बी यू दोनों सुपर अकॉम्प्लिश्ड हैं, उन्होंने बहुत सारे ग्रेड्स स्किप किए हैं। अब तो सीनियर बी यू ग्रेड स्कूल में भी सेलेक्ट हो चुका है, शायद ग्रेजुएशन के बाद यहीं टीच भी करे। इसके बाद वो स्माइल करते हुए कहता है, दोनों हमेशा साथ रहते हैं, वो लिटरली परफेक्ट मैच हैं। पिछले साल इसी टाइम पर उसने प्रपोजल दिया था, पूरा सीन इतना रोमांटिक था कि हर कोई उन्हें एनवी कर रहा था, और अब वो इस साल शादी भी कर रहे हैं। फिर वो जल्दी से कहता है, अगर तुम अभी स्पोर्ट्स फील्ड जाओ तो शायद उनकी वेडिंग कैच कर लो। ये सुनते ही लिनवान वहीं प्रैक्टिकली फ्रीज हो जाती है, काफी देर तक वो हिलती तक नहीं। उसे खुद एहसास नहीं होता कि कब चलते चलते वो स्पोर्ट्स फील्ड के कॉर्नर तक पहुंच जाती है। तभी उसके बगल में लू रुआन भी आकर खड़ी हो जाती है। दोनों दूर खड़ी उस लड़की को देखते रहते हैं जिसने व्हाइट वेडिंग ड्रेस पहन रखी थी। उनकी आंखों में मौजूद लॉन्गिंग कभी गायब नहीं हुई थी, लेकिन दोनों यह भी जानते थे कि अब बहुत देर हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सेरेमनी कंटिन्यू होती रहती है, जिस पर होस्ट मुस्कुराकर कहता है, अब प्लीज रिंग्स एक्सचेंज कीजिए। इसके बाद गुसियाओ और बिंग बिंग एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं और अगले ही पल दोनों किस करने लगते हैं। यह देखकर आसपास मौजूद सभी लोग जोर जोर से चीयर अप करने लगते हैं। फिर सब एक्साइटेड होकर शाउट करते हैं, गुसियाओ जल्दी बाय निंगबिन को उठाओ और क्राउड से भाग जाओ। जिस पर गुसियाओ स्माइल करते हुए पूछती है, क्या तुम हैप्पी हो? और बाय निंगबिन तुरंत जवाब देता है, हैप्पी। फिर वो धीरे से कहता है, हो सकता है अभी हम डीपली इनफ लव में ना हो, लेकिन हम एक दूसरे को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। जिस पल दो पूरी तरह डिफरेंट सोल्स एक दूसरे को टच करते हैं, उसी पल हमें पता चल गया था कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। यह सुनते हुए लू रुआन और लिन वान क्वाइटली वहां से चले जाते हैं। जो तीन लोग कभी एक दूसरे के सबसे करीब थे, आखिरकार समय के साथ दूर हो जाते हैं। हालांकि वो एक ही सिटी में रहते थे, फिर भी वो अक्सर सिर्फ उनके बारे में सुनते थे, लेकिन उनसे दोबारा कभी नहीं मिले। फिर एक दिन लू रुआन और लिन वान टीवी पर उनके बारे में न्यूज देखते हैं, जहां काउंटलेस लोग उनके लव को एनवी कर रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग उनके टैलेंट और ट्रस्ट की तारीफ कर रहे थे।